समझ तो आ ही गया होगा कि आज की वीडियो कितनी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, कितनी ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरी बुक में से 10 ऐसे क्वेश्चंस पिक किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग है, जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ऐसे 10 क्वेश्चन के साथ मैंने पूरे सिलेबस को एक ही निचोड़ में ख़त्म कर दिया। बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया सब कुछ आपके लिए। अगर आपने वन शॉट को कवर कर लिया है, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो समझ लो आप टॉपर हो। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कवर करने का, तो ऐसे में ये वीडियो देख रहे हो तो आप पास आराम से हो जाओगे। तो चलिए इसी वीडियो से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली टर्म देखो, क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, इसलिए सबसे पहली टर्म एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? तो सबसे पहले ना एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसने सोचा यार मार्केट में कपकेक तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अमरूद वाला कपकेक, एक नए फ्लेवर के साथ कपकेक तो कोई नहीं बेच रहा, क्यों ना मैं ही स्टार्ट कर दूं। वैसे भी लोगों को अमरूद तो बहुत ही पसंद है, नए फ्लेवर के साथ एक कपकेक का बिजनेस स्टार्ट कर देता हूं, अगर चल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। उस पर्सन ने ऐसा सोच लिया और उसके रिगार्डिंग अपना पैसा मार्केट में लगा दिया, और उससे उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां पर वो गुआवा का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, गुआवा कप केक का, ठीक है। और फिर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। चलो भाई, चलेगा बिजनेस तो ठीक है, नहीं चलेगा तो डूब जाएगा तो भी ठीक है। तो एक पर्सन जिसके माइंड में आइडिया आता है और फिर वो आइडिया को रियलिटी में बदलने की स्टार्टिंग कर देता है, अपना पैसा मार्केट में लगाता है और फिर मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रेजेंट करता है, उसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। वो पर्सन क्या है? एंटरप्रेन्योर है, जो आइडिया को रियलिटी में बदल रहा है, जो रिस्क लेने को तैयार है, जो न्यू फ्लेवर के साथ एक कपकेक का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जो पहले किसी ने नहीं किया था, ठीक है। और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए, अपना पैसा लगाते हुए वो मार्केट में वो चीज़ प्रेजेंट करने वाला है, तो उसे ही बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब इसी पूरे प्रोसेस को, ठीक है, ये तो पर्सन हुआ जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, लेकिन ये प्रोसेस क्या हुआ? ये प्रोसेस का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर पर्सन है। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? एक पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है नए आइडिया के साथ। वो नया आइडिया मार्केट में लेकर आया और उसको अब रियलिटी बनाना चाहता है। वो कप केक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन एक नए फ्लेवर के साथ, जो पहले था ही नहीं, ठीक है। तो वो नया आइडिया मार्केट में लेकर आया, फाइनेंशियल रिस्क लेने को तैयार हुआ कि चलो ठीक है, एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ, अगर मेरा बिजनेस डूब जाता है तो भी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आगे डूब भी सकता है, प्रॉफिट भी कमा के दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो रिस्क लेता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, लैंड, लेबर, मशीन्स, ये सब लेकर आता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसी पर्सन को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब आपका बेस क्लियर हो चुका है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, जिसके पास टाइम है, ताकि बाद में ना पछताना पड़े, उसके लिए मैं कहूँगी कि आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा ही तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है और वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ढूंढ रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, वैसे तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से हर बच्चे का फर्स्ट चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करती है? ऐसे कौन कौन से रोल्स प्ले कर रही है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रोल के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब जहां पर इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, उस वाले पॉइंट को, इस सिचुएशन को हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है? देखो, जब एक पर्सन आएगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट लेकर आएगा, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, उससे इकोनॉमी तो डेवलप होगी ना। तो सबसे पहले क्या लेकर आता है? वो नए प्रोडक्ट लेकर आता है, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, नई इन्वेंशन करता है, प्रोडक्ट को बेटर करता है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन को फास्ट और चीप बना देता है, कस्टमर को बेटर क्वालिटी देता है, ठीक है, जिससे इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और स्मूथली ग्रो करने लगती है। तो इससे क्या हो रहा है? इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो पर्सन है वो नए नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। पहले वही काम एक ह्यूमन करता था, अब वही काम मशीन बहुत सस्ते में, बहुत ज़्यादा
कर देती है, तो इससे हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। दूसरा कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे वर्कर को, मैनेजर को, सेल टीम को, डिलीवर टीम को, सबको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है ना, रोजगार देना पड़ता है। नई कंपनीज का मतलब ही नई जॉब्स होता है, तो लोगों को इनकम मिलती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होता है और इनकम लेवल ज़्यादा बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में। जब एक बिजनेस अपना शुरू करता है ना, तो उसके साथ साथ कई बिजनेस को रोजगार मिलता है, कई बिजनेस को काम मिलता है। एक बेकरी शॉप खोलोगे तो वहाँ पे आपको सप्लायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल वालों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मशीन में कुछ भी खराब हो जाती है तो मशीन रिपेयर पीपल की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आपको जहाँ से चाहिए होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल किसकी ग्रोथ होगी? हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, क्योंकि एक बिजनेस ने बहुत सारे बिजनेस को काम दे दिया है, मल्टीपल लोगों का बिजनेस बढ़ने लगा है सिर्फ एक बेकरी चालू करने से, और इकोनॉमी से क्या होती है? फास्ट ग्रो होती है। नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। जब एक एरिया में, एक रूरल एरिया में बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ से आसपास की जो दुकानें होती हैं, जगहें होती है, वो भी इंप्रूव होने लगती है। वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो भी इंप्रूव होने लगते हैं, फिर वहाँ उस एरिया की तरक्की होने लगती है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस है तो बहुत सारे हॉस्पिटल वहाँ पे खोल लेंगे, स्कूल खोल लेंगे, वाटर सप्लाई अच्छी हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव होगी, रोड बनने लगेंगे। अब ना गाँव के अनडेवलप एरिया भी में डेवलपमेंट होगी, पूरा देश बैलेंस्ड रह पाएगा, ठीक है। वहाँ पे सरकार भी काम करने लगेगी, गवर्नमेंट खुद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगेगी, जिससे पूरा एरिया, पूरा देश बैलेंस तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे फायदे मैंने लिख दिया है कि हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन मिलता है इसका, किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योर नई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। जीडीपी का मतलब क्या? एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो जीडीपी भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। लोगों का रहने के तरीके बदलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नए प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, मोबाइल्स, क्लोथ, फूड, हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। लोगों को ज़्यादा चॉइसेस मिल रही है, इनकम लोगों की बढ़ रही है, जॉब्स मिल रही है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो पाती है। वो कैसे हो पाती है? अगर कोई बिजनेस सेट किया है किसी ने, तो वो ये तो सोचेगा नहीं कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड ही ना हो, वो ग्रो करने की कोशिश करेगा, नए नए ड्रीम देखेगा, नए नए विजन लेकर आएगा, अपने उस पर काम करेगा, उन गोल्स पर काम करेगा, और उसका बिजनेस अगर एक्सपैंड होगा तो इंटरनेशनली भी ट्रेड होने लगेगी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो पाती है, किससे? एंटरप्रेन्योरशिप से। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बनता है, और साथ में उसकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में भी बताना है जिससे वो सक्सेसफुल बन रहा है। तो पहले तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जिससे वो सक्सेसफुल बन रहा है, और फिर कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताना है। कॉम्पिटेंसीज किसे कहते हैं? उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को, इसके बिहेवियर का जो मिक्सचर है उसको ही हमने बोला है इसकी कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से रीजंस है? सबसे पहला रीजन है उसको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो दूसरों से पहले मार्केट में चल रहे गैप को समझ ले, ठीक है। लोगों की क्या जरूरत है उसको पहचान ले। पहले क्या करते थे, हम बाहर जाते थे और बोलते थे टैक्सी 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 करके हमें रोकना पड़ता था, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और समझा कि इन सब चीज़ों में लोगों का टाइम वेस्ट कितना हो रहा है। फिर स्टार्टिंग हुई कि घर बैठे बैठे अब आप टैक्सी बुक कर सकते हो। तो वहाँ से एंटरप्रेन्योर ने एक नया आइडिया सोच लिया, अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर लिया, उस मार्केट के गैप को फिल कर दिया, लोगों की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर दिया, ठीक है। सेकेंड आता है उसके पास ना इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो नए आइडिया मार्केट में ला सके, कुछ यूनिक चीज़ सोच सके, कुछ नया सोच सके, कुछ न्यू वैल्यू मार्केट में दे सके, और प्रोडक्ट को बेटर और क्रिएटिव बना सके, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और कॉम्पिटिटर मार्केट में वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तीसरा, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। उसे पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस में कितना रिस्क है, पूरे रिस्क को कैलकुलेट करके पहले से ही रख ले और बेटर डिसीजन ले, ताकि सोच समझ के डिसीजन ले कि आगे चल के उससे जो लॉस के चांसेस है वो कम हो जाए। वो एक रिस्क टेकर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। टीम को कैसे काम करवाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, गाइड किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उससे ये नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कल को कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। टेंशन लेकर बैठना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, फिर मेन रूट को फाइंड करना है कि प्रॉब्लम आई क्यों है, अगर सेल्स गिरी तो गिरी क्यों है, फिर उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव निकालने हैं, फिर उसमें से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट है उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए। लोग विश्वास तब करेंगे, पहले खुद पे हमें विश्वास होना चाहिए
चाहिए कि हम बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसके पास फाइनेंस को मैनेज करने की नॉलेज होनी चाहिए कि पैसे को कहाँ से रेस करना है, पैसे को कैसे प्लान कंट्रोल मैनेज करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बजट कैसे बनाना है, कॉस्ट अगर ज़्यादा लग रही है तो कंट्रोल कैसे करना है, एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे एनालाइज करना है, ये सारी स्किल्स, ये सारी क्वालिटीज़ अगर एक पर्सन में है तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अगर नहीं है तो वो नहीं बन सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में। यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर है उसकी स्किल्स के बारे में, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं डीपली, ठीक है। उसके पास कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक बिजनेस को रन करने के लिए। क्रिएटिविटी क्या होता है, देखो समझ आ रहा है नाम से, क्रिएटिविटी हमारे लिए बहुत अनजान वर्ड नहीं है। क्रिएटिव होना, ठीक है, कोई यूनिकनेस की बात हो रही है, यूनिक चीज़ की बात हो रही है, एक ऐसा आइडिया जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, यूनिक है, बहुत हटके है, अलग है, बिल्कुल नया है, जो पहले सोचा ही ना गया हो, ठीक है। किसी भी पुरानी चीज़ को बिल्कुल नई तरीके से करना ही तो क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ऐसी एबिलिटी जिसमें कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो, कुछ नया यूजफुल आइडिया हो, उसे ही बोलते हैं क्रिएटिविटी। और ये एक एंटरप्रेन्योर के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो क्रिएटिव नहीं होगा वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। जो क्रिएटिविटी है ना वो एक एंटरप्रेन्योर को नए नए नज़रिए से चीज़ों को देखने में, नए नए सोल्यूशन को पेश करने में और इनोवेशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। अगर कोई बंदा क्रिएटिव है ना तो वो बहुत सारे आइडिया को प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही प्रॉब्लम की बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मतलब सोल्यूशन दे सकता है, जो कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में और एंटरटेन करने में मदद करेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपकी एक जींस है जो कि पुरानी हो गई है और फट गई है, आपको फिट नहीं आती है, तो एक नॉर्मल सा पर्सन क्या सोचेगा, फेंक दो। लेकिन जो एक क्रिएटिव पर्सन होगा वो सोचेगा चलो इसका स्टाइलिश बैग बना लेते हैं, तो वेस्ट से भी यूजफुल आइडिया बना दिया। यही तो क्रिएटिविटी है। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल के बारे में। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है एक पर्सन का वो बिहेवियर, वो क्वालिटी जिसको यूज करके वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है, उसी बिहेवियर उसी क्वालिटी को उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। वो आसानी से रिलेशंस बना पाता है, आसानी से दूसरों को मोटिवेट कर पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है, उनके साथ इंटरैक्ट हो पाता है, लड़ाई झगड़े पीसफुली सॉल्व कर लेता है। उसी स्किल को हम बोलते हैं उसकी इंटरपर्सनल स्किल। ये ना थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के जैसा है, ठीक है, बहुत पोलाइटली इंगेज कर लेना, इंटरैक्ट करना, ठीक है, रिलेशन क्रिएट करना, उसे ही तो बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल। अगर ये स्किल हमें आती है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाता है, हमारी नेटवर्किंग मतलब दूसरों से रिलेशंस बनाना स्ट्रांग हो जाता है, पार्टनरशिप बिल्ड होती है, टीम को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पीसफुली। किसकी मदद से, इंटरपर्सनल स्किल की मदद से, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्किल के बारे में जो कि है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब लीड करना, एक टीम को चलाना, उसको गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना, सही ट्रैक पर लेकर आना, उनको मोटिवेट करना हर मुश्किल घड़ी में और उन्हें सिखाना समझाना, बस यही होती है लीडरशिप स्किल, ठीक है। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का मतलब टीम को एक डायरेक्शन देना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें अचीव करने लायक बनाना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर गोल सेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, टीम को मोटिवेट करता है, उनके लिए टारगेट अचीव करता है। बस इसी एबिलिटी को, जो टीम को लीड करने की, गाइड करने की, इन्फ्लुएंस करने की, मोटिवेट करने की जो एबिलिटी है, उसे हम लीडरशिप बोलते हैं। और लीडरशिप क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लीडरशिप सिर्फ एक बार का काम नहीं है, रोज रोज करना पड़ेगा, डेली बिहेवियर करना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है टीम के साथ, ठीक है, रोजाना टीम से बात करना, इश्यूज को सॉल्व करना, उनकी प्रोग्रेस चेक करना, सब लीडरशिप का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेने पड़ते हैं। जो हमारी टीम है वो हमारे एक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। अगर एंटरप्रेन्योर खुद टाइम पर नहीं आता ना और हार्ड वर्क नहीं करता तो फिर वो टीम से बोले ना बोले उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगी टीम। टीम अपने आप ऑटोमेटिकली तब फॉलो करेगी जब वो सारी चीज़ें आपके एक्शन में है, आपके बिहेवियर में। अगर आप खुद टाइम से आते हैं तो टीम भी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। और टीम से एक्सेप्टेंस तभी मिलती है एक लीडर को जब वो पोलाइट हो, जब वो ट्रस्टवर्दी हो, जब वो सपोर्टिव लगे, तब टीम लीडर को
फॉलो करती है टीम। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में। ये भी एक एक्स्ट्रा स्किल होती है एंटरप्रेन्योर की। इसका मतलब क्या? ऐसी एबिलिटी जिसमें वो प्रॉब्लम में टेंशन लेकर नहीं बैठ रहा, प्रॉब्लम आ गई है तो उसको समझ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि आई क्यों है, एक्चुअल इशू क्या था, उसके पीछे क्या रियल कॉज रहा और उसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उनके क्या क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्किल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को, मैसेज को क्लियरली शेयर करना। एक होता है सेंडर, बोलने वाला, एक होता है रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करने वाला। इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब आइडिया को शेयर किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन मैसेज को क्लियरली शेयर किया जा रहा है, ताकि ये जो रिसीवर है ना एग्जैक्टली वही समझे जो सेंडर ने कहा है। ठीक है, क्लियर मैसेज होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई भी बात ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक अगर एंटरप्रेन्योर अपनी टीम को कोई भी प्रोजेक्ट समझाना चाहता है तो वो एग्जैक्टली वही डिलीवर करे जो जैसे वो रिजल्ट चाहता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, हम एआई से कोई भी पिक्चर बनवाना चाहते हैं तो हम एआई को प्लान जो है ना सारे बहुत क्लियरली समझाना पड़ेगा, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट वही डिलीवर कर पाएगा। अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तभी वो समझ पाएगा और वैसी इमेज बना के हमें दे पाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कम्युनिकेशन, की आपस में कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि एग्जैक्टली सेंडर ने जो कहा है वो रिसीवर समझ जाए बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, अब बात करते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होती है? नेगोशिएशन का मतलब एक डिस्कशन चल रही है दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, ये अपना भला सोच रहा है, ये अपना भला सोच रहा है, लेकिन अब नेगोशिएशन होने के बाद एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट होगा। मतलब ये एक ऐसे म्यूचुअल डिसीजन पर पहुंचेंगे जिसमें दोनों का फायदा होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। आपस में दोनों ये नेगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नेगोशिएशन में एक म्यूचुअल बेनिफिट निकल कर आएगा, दोनों के लिए फायदे वाली सिचुएशन होगी। और ये एंटरप्रेन्योर के लिए इसलिए ज़रूरी होता है नेगोशिएट करना, क्योंकि वो रोज़ाना बहुत सारी डील करता है। रोज़ाना उसे सप्लायर से बात करनी होती है, सस्ती अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना होता है, एम्प्लॉय से बात करनी होती है, कस्टमर को कन्विंस करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गए तो उनको भी सॉल्व करना है, इन्वेस्टर से बात करनी है। तो बिजनेस को फास्ट ग्रो करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, डील को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए नेगोशिएशन स्किल ज़रूरी होती है। अब हमारा नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है, रूरल पीपल के लिए क्या कर रही है, जो रूरल में बिजनेस कर रहे हैं ना, ऐसे रिमोट एरिया में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, उन्हीं रोल्स के बारे में बताना है। और साथ में 2 सक्सेस स्टोरी बतानी है वुमेन एंटरप्रेन्योर की, ऐसे बिजनेसेस जिसको वुमेन ने किया हो और वो सक्सेसफुल भी रहे हों, ऐसी 2 स्टोरी के बारे में बताना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल के बारे में, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे रोल्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने निभाए इंडिया के अंदर रूरल एरिया में। रूरल एरिया में उन्होंने क्या क्या किया रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि 2000 में लॉन्च की गई थी, और ये स्कीम स्पेशली किसके लिए थी? हैंडीक्राफ्ट वर्कर के लिए थी। वो पहले तो अकेले काम करते थे, फिर बाद में उनका क्लस्टर बनाया गया। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप्स बनाए गए, और फिर उन ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी गई, नए नए मैथड सिखाए गए, नए नए डिज़ाइन सिखाए गए, टूल्स टेक्निक सिखाई गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई, फिर उन्हें सपोर्ट दिया गया, फाइनेंस का, ट्रेनिंग का, रॉ मटेरियल सपोर्ट दिया गया, ये सारी चीज़ें करी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे वो ट्रेनिंग मार्केटिंग सब एक ही जगह प्रोवाइड करवाते थे। फिर जब वो प्रोडक्शन करते थे, वो जो ग्रुप था प्रोडक्शन करता था, फिर उसके बाद उनके प्रोडक्शन को मार्केट सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ने मदद की, एग्जीबिशन के थ्रू, फेयर के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके सामान को बेचा जाने लगा। ठीक है, तो इससे उनकी स्किल भी डेवलप हुई, उनकी नॉलेज भी पॉलिश हुई, और साथ में उनके प्रोडक्शन को मार्केट सपोर्ट भी मिला। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एस्पायर स्कीम। इसका मतलब एस्पायर स्कीम क्या होती? ये जो स्कीम थी ना, ये MSME मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी 2015 के अंदर। ठीक है, M का मतलब माइक्रो, S मतलब स्मॉल, M मतलब मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया गया था, और इसका सिर्फ एक ही मेन गोल क्या था कि गांव के लोगों को भला हो,
बदलाव आए, उन्हें जॉब मिले, इनोवेटिव स्मॉल बिज़नेस को सपोर्ट मिले गाँव के अंदर। तो मतलब रूरल एरिया को प्रमोट करना, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, बस यही स्कीम का मेन गोल था, ठीक है? हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ समझाई जा रही है कि वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आई है, ठीक है? चाहे वो ऊपर वाला पॉइंट हो, चाहे वो नीचे वाला पॉइंट हो। और ये स्कीम भी इसीलिए आई थी। बहुत सारे टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टैब्लिश किए गए। टेक्नोलॉजी सेंटर का काम क्या होता था? वो क्या करते थे? एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिया करते थे और हाई टेक मशीन प्रोवाइड करते थे। जो बिज़नेस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें लो कॉस्ट पर हाई टेक मशीनें यूज़ करने की परमिशन मिला करती थी, ठीक है? क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग इन सेंटर्स में दी जाती थी। इंक्यूबेशन सेंटर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटर्स जो ट्रेनिंग देते हैं, नई स्किल्स डेवलप करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वर्क स्पेस देते हैं। जब शुरुआत में कोई भी नया-नया बिज़नेस होता है, तो उसके पास टीम वगैरह तो होती ही नहीं है, समेटने के लिए, सँभालने के लिए। तो ऐसे में शुरुआत में कौन मदद करता है? इंक्यूबेशन सेंटर मदद करते हैं, वो फंडिंग सपोर्ट देते हैं, ठीक है? हमें एक्सपर्ट से मिलाते हैं, एग्ज़िबिशन करवाते हैं, मेंटरशिप देते हैं, ट्रेनिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाते हैं? इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं स्मॉल बिज़नेसेस को, ताकि वो एनकरेज होके आगे बढ़ सके, ठीक है? उन्हें उनके इनोवेशंस को सपोर्ट किया जाता है, उनके स्टार्टअप को और स्मॉल इंडस्ट्री को वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। और क्योंकि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी सेंटर होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी पर एक्सेस देते हैं और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, एनजीओ के थ्रू सपोर्ट दे रही थी गवर्नमेंट। वो क्या कर रहे थे? एनजीओज जो थे वो कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब नई नई स्किल्स को, नॉलेज को बिल्ड करने का काम कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। और आर्टिसंस, मतलब जो भी हैंडीक्राफ्ट वर्कर थे, उनको कनेक्ट कर रहे थे मार्केट से, ठीक है? ताकि वो अपने सामान को बेच सके। और एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ ट्रेनिंग, मार्केटिंग, सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे और प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करके इनकम दिलवा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट भी खुद ऐसी बहुत सारी स्कीम और पॉलिसी बनाती है जिससे लोग जो है अपने आप को डेवलप कर सके, उनकी स्किल डेवलप हो सके, और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है ताकि लोग अपना अपना काम कर सके। गांव वाले एरिया में उन्होंने बहुत तरीके के प्रोग्राम चलाए स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी, उसमें क्या था? फ्री ट्रेनिंग देना और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना। यूथ को एम्पावर करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम चलाई गई थी, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसका मकसद ही यही था कि यूथ को एम्पावर करो, उनकी स्किल्स को पॉलिश करो, उनके नॉलेज को बढ़ाओ ताकि वो अपना कुछ कर सके, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है, किसके लिए? पब्लिक के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करवा रही थी। गांव के बैंक इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, तो जितने भी ग्रामीण बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, उनको एक्सपैंड कर रही थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी फैसिलिटी दे सके। बैंक फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस फंडिंग को और सेविंग को इम्प्रूव कर रही थी, ठीक है? जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, और बहुत सारी स्कीम के तहत उनको क्रेडिट और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट। तो ये सारे फ़ायदे थे गवर्नमेंट के, जो कि वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर रही थी। अब बात करते हैं दो ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में जो वुमेन के बारे में है, वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में। ऐसी कौन सी वुमेन थी जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर वो सक्सेसफुल भी रही? तो सबसे पहले नाम आता है फाल्गुनी नायर का। फाल्गुनी नायर, आज कौन नहीं जानता इन्हें? अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे एल लगा लेना, क्योंकि मैंने जोश जोश में इस पे बहुत बड़ा गोला लगाया, मैंने सोचा चलो इस पे भी लगा देती हूँ, भूल गई कि मैंने एल लिखा था। तो ये है फाल्गुनी नायर, ठीक है? इनको कौन नहीं जानता? इनका पूरा नाम फाल्गुनी नायर है। इन्होंने अहमदाबाद से एमबीए किया है। अब इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। नायका, नायका के बारे में किसने नहीं सुना? नायका की जो फाउंडर है, सीईओ हैं, वो कौन है? फाल्गुनी नायर हैं। इन्होंने बचपन से ही एक सपना देखा था। इनके जो आसपास का एनवायरनमेंट था ना, वो बिजनेस वाला था। इनके पापा बिजनेस करते थे, वहीं से इंस्पायर हुआ करती थी कि मुझे मेरा एक बिजनेस खोलना है, ठीक है? ये गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनका जो बचपन गुजरा वो मुंबई में गुजरा, ठीक है? उसके बाद जब इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली, एमबीए कर लिया, तो इन्हें कोटक महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में जॉब मिली थी, और वहाँ पर इन्होंने 18 साल तक काम किया है। और जब इनकी डेडिकेशन को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए, इनकी लगन को देखते हुए इन्हें प्रमोशन भी मिल गया। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई थी 2005 में। लेकिन अब आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि भाई इन्होंने सपना देखा था, इनका सपना था कि इनको बिजनेस करना है। तो 50 की एज में, जहाँ पर लोग रिटायर होने वाले होते ही हैं कुछ साल में, और वो सोचते हैं अब आराम करेंगे, घर पे बैठ के खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, इन्होंने 50 की उम्र में अपनी जॉब छोड़ दी।
सब कुछ सेट था, करियर सेट था, करियर पूरा स्टेबल था, जॉब सक्सेसफुल थी, सैलरी अच्छी थी, फिर भी इन्होंने जॉब छोड़ दी। इन्होंने सोचा चलो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उस समय ना इन्होंने देखा कि इंडिया में ब्यूटी और वेलनेस का मार्केट ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ढंग का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे सके, ठीक है? ईज़िली नहीं मिल पा रहे हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट। 2012 में इन्होंने नायका लॉन्च किया, जो कि नायका संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है हीरोइन। शुरुआत में तो ये एक ऑनलाइन ब्यूटी स्टोर था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया। अच्छा प्लेटफॉर्म है, नायका ने टॉप ब्रांड में अपनी जगह बना ली और ये बढ़ता चला गया, लोगों को पसंद भी आने लग गया, लोगों को कन्वीनियंट लगने लग गया। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, फाल्गुनी जी ने नायका को अपना बिजनेस हाउस ब्रांड बना लिया। नायका ब्यूटी लॉन्च कर दिया, नायका फैशन भी शुरू कर दिया, जिसमें क्लोथिंग, शूज़, बैग, एसेसरी, होम डेकोर की चीज़ें, सब चीज़ वो बेचने लग गई, ठीक है? और आज ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर भी पूरी इंडिया में फैल चुके हैं और ये वुमेन को, मेन को, किड्स को और होम सभी सेगमेंट को सर्व कर रही हैं। यही थी इनकी स्टोरी और ये सक्सेसफुल वुमेन के तौर पर नजर आई हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्टोरी के बारे में, जो कि प्रियंका रावत जी के बारे में है। प्रियंका रावत जी का पूरा नाम प्रियंका रावत था। इन्होंने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था। अब इनकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था जिसका नाम था इनोवेंट डिज़ाइन, ठीक है? हुआ क्या था, शुरुआत में ना ये कहीं पर काम करती थी, जॉब करती थी, ठीक है? अब वो जो कंपनी थी वो रीलोकेट हो रही थी, उसकी जगह चेंज हो रही थी, तब उनके लिए जॉब को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल वाली बात आ गई। तो ऐसे में उनकी फ्रेंड ने उन्हें आइडिया दिया, मोटिवेट किया, तुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है। तब उन्होंने इनकरेज होकर एक अपनी कंसल्टेंसी शुरू की जिसका नाम था इनोवेंट डिज़ाइन, वो भी अपनी फ्रेंड के साथ मिलके 2015 के अंदर, ठीक है? अब जो इनकी ये कंपनी थी वो क्या करती थी, इंटीरियर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी, फर्नीचर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और वास्तु कंसल्टेशंस। वास्तु कंसल्टेशन समझते हो ना, कि घर में कमरा कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कैसे, मतलब ऐसी कंसल्टेंट जो बताता है कि आपको नॉर्थ में, साउथ में या चीज़ों को किस साइड रखनी चाहिए, बनानी चाहिए, ठीक है? तो ये होते हैं वास्तु कंसल्टेशन। तो ये सारे सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी, टफ कंपटीशन था, बिजनेस प्रमोशन जैसे बहुत सारे चैलेंजेस सामने आकर खड़े थे। प्रमोशन के लिए सही प्लानिंग करना, आप देखो, आप खुद ही सोचो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, अब हर एक कस्टमर की अपनी अपनी डिमांड होने वाली है, तो ऐसे में हर एक कस्टमर का जो प्रोजेक्ट है वो एक चैलेंज की तरह है, ठीक है? तो अब इन्होंने धीरे धीरे कस्टमर को हैप्पी करना शुरू किया, उस चैलेंज को समझना शुरू किया। इन्होंने प्रमोशन के लिए प्लानिंग, रिसोर्स, एफर्ट लगाए और डेडिकेशन के साथ क्वालिटी वर्क दिया ताकि कस्टमर की नीड पूरी हो पाए और चैलेंज को बीट किया। उनका ये मानना था कि अगर कस्टमर हैप्पी होगा, सेटिस्फाई होगा, तभी रियल बिजनेस की सक्सेस है, वरना नहीं है। अगर क्लाइंट ही सेटिस्फाई नहीं है तो उन्होंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस किया। उनकी जर्नी ना हार्ड वर्क को, कॉन्फिडेंस को और सेल्फ बिलीफ का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो सबसे पहले ना देखो, जब हमें कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है या फिर अपने पुराने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है या बिजनेस में हमें कोई भी आइडिया चाहिए होता है, तो वो आइडिया जनरेशन के सोर्सेस क्या क्या हैं और उसकी टेक्निक्स क्या क्या है। तो मतलब आइडिया जनरेशन के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट बी में हम नए वेंचर डेवलपमेंट की, मतलब नया वेंचर मतलब नया बिजनेस जब हम खोल रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, हमारे नए बिजनेस की डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में करे चाहे वो पॉजिटिव वे में करे, वो कौन से फैक्टर होते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोर्सेस से। अब बात करते हैं आइडिया जनरेशन के सोर्स के बारे में। मतलब कि अगर आपको अपना एक नया बिजनेस खोलना है या फिर अपने पुराने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिगार्डिंग कोई आइडिया चाहिए या उसे सुधारना है उस प्रोडक्ट को, तो ये सारे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? तो आइडिया के 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कुछ चीज़ें हमें पता लग रही हैं, आइडिया पता लग रहा है, और एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से चीज़ें पता लग रही है, आइडिया जनरेट हो पा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। कभी कभी वो पर्सन को खुद आइडिया आ जाता है उसकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बेसिस पे। जैसे कि इसको केक बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था, ये अपने हर दोस्त के बर्थडे पे बहुत अच्छे केक बताता था। तो ऐसे में लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि तुम्हें ना ऑर्डर पे केक बनाना चाहिए। तो इसको आइडिया आ गया अपनी हॉबीज़ के बेस पे कि मुझे अपना होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? यहाँ से आइडिया जनरेट हुआ। दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर कुछ
नए आइडियाज़, प्रोडक्ट या प्रोसेस इनोवेट करते हैं ना, तो कंपनी इसके लिए उनको फंड भी देती है और सपोर्ट भी करती है। तो एम्प्लॉइज़ की वजह से जो आइडिया जनरेट हो पा रहा है, जैसे एम्प्लॉय ने बार-बार नोट किया कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कस्टमर सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। फिर उसने बॉस को बताया, फिर और एक और आइडिया दिया कि क्यों ना हमें ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिससे हम लोगों की कंप्लेंट को ईज़िली ट्रैक कर पाएँ। तो बॉस को पसंद भी आ गया और आइडिया भी वहाँ से जनरेट हो गया। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही होता है रिसर्च करना, आइडिया जनरेट करना। लैब, रिसर्च टीम या खुद एक्सपेरिमेंट करके नई-नई टेक्नोलॉजी, नए-नए प्रोडक्ट, नया बेटर वर्जन बनाती है, वहाँ से आइडिया जनरेट करती है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल सोर्स है आइडिया जनरेट करने के लिए। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें हम कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं, कस्टमर को समझते हैं कि मार्केट में लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या उनको करंट प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके एक बहुत बढ़िया आइडिया जनरेट किया जा सकता है। कस्टमर की कंप्लेन को सुनकर, फीडबैक लेकर, उनके रिव्यूज़ को देख के आइडिया जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस को ध्यान में रखना। मतलब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है ना, उसको देख कर कि इसमें क्या कमी है, कैसे इसको और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है, कैसे इसे और ज़्यादा सस्ता बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें सोचना और इम्प्रूव करना, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है वहाँ से भी एक आइडिया जनरेट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब कि जितने भी होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, डिलीवरी पार्टनर होते हैं, वो ना मार्केट लेवल पर रहते हैं, तो उन्हें ग्राउंड नॉलेज होती है। उनका एक्सपीरियंस के थ्रू और सजेशन के थ्रू वहाँ से भी नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। वो हमें बेटर आइडिया दे सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं कस्टमर से, तो वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट की स्कीम। कभी कभी ना सरकार की जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, लोन स्कीम है, स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं या स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, उनके थ्रू भी हमें आइडिया आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करो कि ना गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जिसमें जितने भी जो सोलर पैनल लगाने वाले थे ना, उनको सब्सिडी मिलेगी। तो अब ना हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि घर घर जाके लोगों के लिए सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आइडिया जनरेट हुआ। तो ये कुछ सोर्सेस थे आइडिया जनरेशन के। अब बात करते हैं हमारी टेक्निक्स के बारे में। देखो, अब अभी तक हमने सोर्सेस पढ़े, अब हम पढ़ने वाले टेक्निक्स। आइडिया जनरेट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ना, एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप को बिठा दिया, ग्रुप में 4 से 10 लोग बिठा दिए और फिर उनको जल्दी जल्दी आइडिया बोलने के लिए बोला गया कि जो भी आपके पास आइडिया है वो आइडियाज़ दो, ठीक है, एक टेबल पर। फिर लोग जल्दी 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 अपने आइडियाज़ बोल रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आइडियाज़ कलेक्ट हो पा रहे हैं। यहाँ पे किसी भी आइडिया को जज नहीं किया जा रहा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर लोग जो है अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना फोकस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया कलेक्ट हो पाए, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी फ्री थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ से भी आइडिया जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये टेक्निक है जहाँ पे लोगों को बिठा के ग्रुप एक्टिविटी करवा के वहाँ से आइडिया कलेक्ट किए जाते हैं, वो भी क्वांटिटी में, ठीक है। फिर दूसरा आता है ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग में क्या होता है? ये बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें आइडिया बोला नहीं जा रहा, लोग यहाँ पे आइडिया दे नहीं रहे, यहाँ पे आइडिया लिख रहे हैं। एक पर्सन 3 आइडिया लिख के देगा एक पेपर पर, फिर वो दूसरे वाले को पास करेगा। अब दूसरा वाला पर्सन जो होगा ना, वो उस आइडिया में कुछ इंप्रूवमेंट करेगा। जैसे एक पर्सन ने लिखा कि हमारे ऐप के अंदर डार्क मोड होना चाहिए, तो दूसरा वाला पर्सन को जब वो पेपर मिलेगा ना, तो वो उसमें कुछ ऐसा लिख सकता है जैसे कि ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर दो डार्क मोड को, मतलब ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाए। तो ऐसे में उसने आइडिया को और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, ठीक है। जो लोग शर्माते हैं आइडिया देने में, अपनी बात रखने में, ऐसे लोग भी फिर आइडिया दे पाते हैं, इसलिए ब्रेन राइटिंग करवाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ना हर कोई पार्टिसिपेट कर पाता है, तो यहाँ पर ना बहुत बढ़िया तरीके से आइडिया मिल पाते हैं। नेक्स्ट है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या होता है? डायग्राम्स के थ्रू आइडियाज़ निकलवाए जाते हैं। एक डायग्राम बनाया जाएगा जिसमें बीच में मेन आइडिया लिखा जाएगा, फिर उसके अगल बगल क्या लिखे जाएंगे? सब आइडियाज़ लिखे जाएंगे, छोटे मोटे रिलेटेड आइडियाज़ लिखे जाएंगे। डायग्राम के थ्रू कोई आइडिया दे रहा है, ठीक है। अब वो कैसे, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मेन आइडिया में किसी ने लिख दिया कि ना स्टार्ट आ न्यू कैफ़े, कि एक स्टार्ट करना चाहिए नया कैफ़े, और उसके बाद सब आइडियाज़ लिख दिए कि मेन्यू में ये चीज़ें होनी चाहिए, कॉफ़ी होनी चाहिए, सैंडविच होनी चाहिए। फिर सर्विसेज में उसने लिख दिया कि होम डिलीवरी होनी चाहिए। डेकोर में उसने लिख दिया कि कोजी लाइट्स होनी चाहिए। पहले मेन आइडिया दिया सेंट्रल में, और उसके बाद उसके सब आइडियाज़ दे दिए, वो भी डायग्राम के थ्रू। तो ये भी चीज़ें समझने में मदद करता है, ठीक है। इससे भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल जाते हैं, आइडियाज़ निकल पाते हैं, बेटर आइडियाज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है।
फिर है ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे आइडिया को एक साथ मिक्स किया जाता है। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और या फिर मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट चल रहे हैं, उन सबको देखा जाएगा, फिर उनके फीचर को कंबाइन करके एक नया आइडिया बनाया जाएगा कि हमें इस आइडिया पे काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दो मॉडल थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट दो मॉडल थे फ़ोन के, उसमें से कुछ फीचर्स लिए, उसमें से कुछ फीचर्स लिए और अपने कुछ नए फीचर्स ऐड करके एक नया मॉडल तैयार कर दिया। तो इसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक। यहाँ पे नया आइडिया निकाला जाता है पुराने प्रोडक्ट के मिक्सिंग से, ठीक है। फिर आता है स्कैम्पर। स्कैम्पर क्या होता है, ये सेवन सेवन पॉपुलर एक्शन का मेथड है जिसमें 7 एक्शन पर काम किया जाता है क्रिएटिवली। 7 एक्शन लिए जाते हैं जिसमें से सबसे पहला आता है सब्सटीट्यूट करना। मतलब सपोज करो किसी भी पार्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसके पार्ट को रिप्लेस कर दिया। हमारा पहले से ही कोई प्रोडक्ट था अच्छा सा, उसके लिए हम आइडिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने उसको सब्सटीट्यूट किया। पहले हम प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज़ कर रहे थे अपने प्रोडक्ट में, अब हमने पेपर स्ट्रॉ लगा दी अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए। फिर दूसरा है कंबाइन करना। कंबाइन मतलब दो चीज़ों को एक साथ जोड़ देना। अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हमने दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया। जैसे आपने देखा होगा डव शैम्पू में कंडीशनर भी आता है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए शैम्पू के साथ कंडीशनर जोड़ दिया, ठीक है, दो चीज़ों को कंबाइन करना। तीसरी चीज़ है अडेप्ट करना। अडेप्ट का मतलब दूसरी चीज़ से आइडिया ले लेना और फिर उसको अडेप्ट कर लेना, उसे कहते हैं अडेप्ट करना। जैसे कि हमने देखा कि रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, क्यूआर के थ्रू मेन्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्यूआर के थ्रू मेन्यू चलते हैं, तो क्यों ना हम उसको हॉस्पिटल में भी अप्लाई करें, क्यूआर के थ्रू हम पेशेंट की इन्फो पढ़ लें। तो हमने वहां से आइडिया को लिया और नई चीज में अडेप्ट कर दिया। नेक्स्ट है मॉडिफाई करना, मतलब चेंजेस करना, कुछ चीज मॉडिफाई करना, चाहे वो साइज हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, उन चीजों को बदलना। पहले ना हम बड़े बड़े पैकेट्स बनाते थे, कोई भी सामान था उसके बहुत बड़े बड़े पैकेट्स बनाते थे, लेकिन हम ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि इसको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा ले जाया जाता है, उसके स्मॉल पैकेट्स बनाने लग गए। तो उसमें हमने साइज को चेंज कर दिया अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए। फिर है पी, पुट टू अनदर यूज। इसका मतलब कोई चीज़ न्यू यूज़ में लाना। पहले वो किसी और चीज़ में इस्तेमाल होता था, अब उसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना। जैसे ग्लास बोतलें थी, ठीक है, पहले उन ग्लास बोतलों का यूज़ किया जाता था और अब उन्हीं से हमने फ्लावर वास बना लिया, ठीक है। तो ये होता है पी। अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम कोई नई चीज़ में उसका यूज़ ला सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब कि जितने भी एक्स्ट्रा फीचर है ना उनको हटा दो भाई। हाँ ठीक है कि बहुत अच्छा कैमरा देने से, बहुत सारे फीचर देने से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है एक फ़ोन, वहीं पे बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्यों ना एक्स्ट्रा फीचर हटा के हम बजटेड फ़ोन लॉन्च कर दें उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आता है रीअरेंज करना, रिवर्स करना आर्ट से, मतलब ऑर्डर या लेआउट में कुछ बदलना, दोबारा से उसको रीअरेंज करना या रिवर्स करना। जैसे कि क्लोथ का स्टोर था, ठीक है, हमने उसको रीअरेंजमेंट कर दिया, मतलब पहले ऐसा डिज़ाइन था, अब हमने उस स्टोर में ऐसा डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। हमने अपने स्लॉट के जो अरेंजमेंट थे ना वो बदल दिए, इससे हमारा प्रोडक्ट और इम्प्रूव हो पाता है। तो ये 7 एक्शन थे जिसके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे नए वेंचर की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं। अब वो कौन से फैक्टर होते हैं, सबसे पहले न्यू वेंचर क्या होता है, हम नए बिजनेस को ही नया वेंचर बोल रहे हैं, ठीक है। अब नए वेंचर में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, आप खुद ही सोचो। आप खुद ही एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो या नया बिजनेस खोलना चाहते हो, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला आएगा यूनिकनेस। देखो जो पहले किसी ने ना किया हो, बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो, बेटर हो, स्पेशल हो, ऐसी चीज़, यूनिक चीज़ हो, यही तो आप ऑफर करना चाहोगे, तभी तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना आपका वेंचर नहीं चलेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि आप ना एक कैफ़े खोलना चाहते हो, ठीक है। कैफ़े तो हर कोई किसी ने खोल रखे हैं, लेकिन ऐसा कैफ़े जो 24/7 ओपन रहे, जिसमें लाइव म्यूजिक चल रहा हो और रिलैक्सिंग के लिए स्टूडेंट कैबिन भी हो, अलग से स्टूडेंट स्टडी कर सके। ये सारी यूनिकनेस आप एक कैफ़े में दे रहे हो, ठीक है। इससे हो सकता है आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चले। तो अगर जितनी ज़्यादा यूनिकनेस होगी, जितना ज़्यादा आपका चैनल यूनिक होगा, उतना ही हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विस है, लोग चूज़ करें, ठीक है। तो आपके वेंचर में क्या होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए। दूसरा, जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगी ना, उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए माइक खरीद के लाना है, कैमरा बढ़िया होना चाहिए। जितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करोगे उतना बढ़िया बिजनेस चलेगा। जैसे कैफ़े था, ठीक है, अब कैफ़े का रेंट भी देना है, डेकोरेशन के लिए 20,000 लगाने हैं, स्टॉक में रखने के लिए 30,000 का कुछ सामान चाहिए होगा, स्टाफ की सैलरी भी देनी है 10,000। तो जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगी, प्लानिंग बढ़िया होगी, हो सकता है आपका
आपका बिजनेस उतना ही बढ़िया चले। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या, आपके पास जितने भी रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल होने चाहिए टाइम पे। क्या आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है? क्या आपकी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है? जैसे कि आपकी कोई सैंडविच की शॉप है, ठीक है, अब आपको हर रोज़ ब्रेड चाहिए होगी, वेजिटेबल चाहिए होगी, चीज़ चाहिए होगी, सॉसेस चाहिए होंगे, तो आपका सप्लायर रोज़ आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट टाइम पर पहुंचा रहा है? क्या आप सैंडविच बना पा रहे हो? अगर ऐसा है तो आपके चांसेस हैं आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर वहीं पर सैंडविच का सामान नहीं आ पा रहा, कस्टमर डिसअपॉइंट होंगे, लोगों को मिल नहीं पा रहा, ठीक है, तो ऐसे में अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आपका बिजनेस खतरे में जा सकता है। फिर आता है कस्टमर अवेलेबल होना। आपके बिजनेस के लिए कस्टमर भी होने चाहिए जो उस चीज़ की डिमांड करने वाले हैं। सपोज कि आपने ना एक टूरिस्ट प्लेस पर एक कोचिंग खोल ली, वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं आते, तो ऐसे में क्या आपके बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। वहीं पर आप अगर कॉलेज के आसपास कहीं कोचिंग सेंटर खोलोगे तो ऐसे एरिया में स्टूडेंट्स की जो डिमांड होगी ज़्यादा होगी और आपके बिजनेस चलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, तो कस्टमर भी अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सेल। ग्रोथ ऑफ सेल मतलब कि ये देखकर चलना कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आप चीज़ ला रहे हो, उसकी डिमांड फ्यूचर में भी हो, तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक ग्रो कर सकता है। अगर आपका ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा है तो आपका बिजनेस आगे चल के आपको लंबी ग्रोथ दे सकता है। जैसे आजकल अभी मैंने बताया था कि मोबाइल फ़ोन पे सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, शॉपिंग हो गया, पेमेंट हो गई, तो कुछ ऐसा लॉन्च करो ना, कुछ ऐसा बनाओ जो आगे भी लोगों को काम आए। जितना उसका फ्यूचर सक्सेस होगी उतना आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि आपके नए वेंचर की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करने वाले थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिजनेस प्लान किसे कहते हैं और बिजनेस प्लान के की एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस प्लान पढ़ते हैं, उसके बाद उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। चलो देख के ही समझ में आ रहा है, बिजनेस प्लान का मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रोड मैप जिसके अंदर बिजनेस की पूरी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। 30 से 40 पन्नों का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस के बारे में हर एक चीज लिखी होती है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा होता है बिजनेस का, फिर उसके बारे में बिजनेस क्या क्या करता है, कौन कौन से गोल हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी है, उसका मार्केट क्या है, उसके कस्टमर्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो कैसे प्रोसेस करता है अपनी चीज़ों को, मशीनरी क्या क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, ठीक है, वो अपने आप में क्या गोल रखता है, कहाँ तक पहुँचना चाहता है, हर एक चीज़, मतलब बिजनेस की पूरी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें बिजनेस की पूरी कहानी है, उसके गोल, स्ट्रैटेजी, मार्केट, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सब कुछ है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि इसे बनाया ही क्यों गया। तो इसको ना बहुत सारे लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स। अगर कोई भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है तो उसके पास कुछ ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए जिससे वो समझ जाए कि बिजनेस सही है, सही डायरेक्शन में है और आगे चल के प्रॉफिट दे सकता है। तो इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखेगा? अगर वो हमारे बिजनेस का बिजनेस प्लान पढ़ेगा ना, तो उसे समझ में आ पाएगा कि हमारा आइडिया कितना स्ट्रांग है और हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या हैं। उसके हिसाब से वो अपना फैसला ले सकता है कि हमारे बिजनेस में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के लिए भी ये ज़रूरी होता है बिजनेस प्लान, क्योंकि उससे एक डायरेक्शन मिल जाती है, उससे ना एक डायरेक्शन मिल जाती है बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए। जैसे उसे पता लग जाता है, अगर वो गोल सेट करके लिख लेता है, डॉक्यूमेंट तैयार है, तो हमें पता होता है कि हमें मशीनरी कहाँ से मंगवानी है, हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है, हमारे कितने कितने गोल्स होने वाले हैं। जैसे इस महीने हमने 100 की सेल करी थी, तो अब हमारे प्लान में लिखा हुआ है कि हमें अगले साल तक इतना ज़्यादा और सेल करनी है। तो ये सारी डायरेक्शन एक एंटरप्रेन्योर को मिल जाती है। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें भी ना क्लियर हो जाता है कि बिजनेस का चाहता क्या है, बिजनेस का गोल क्या है। और पार्टनर्स भी जो होते हैं ना बिजनेस के, उन्हें भी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि बिजनेस क्या करना चाहता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जो कि 30 से 40 पन्नों का होता है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि फ्यूचर में गोल क्या क्या है, उसे कैसे अचीव करना है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, मैनेज करने में, ये सब चीज़ों में मदद करता है। इसके अंदर साथ ही ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कवर करता है कि बिजनेस के मार्केट क्या है, ठीक है, कौन कौन से कस्टमर को वो टारगेट कर रहा है, कितने मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में लिखी होती है। और साथ ही में इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में भी लिखा होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, उसने फाइनेंस कहाँ से उठाया है, उसके पास कितने स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में लिखी होती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या होता है?
अभी तक हम पढ़ रहे थे बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है 30 से 40 पन्नों की एक किताब है, ठीक है। अब उसी किताब को मैं आपको खोल कर दिखाने वाली हूँ कि उस किताब के अंदर है क्या, वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पेज, इंट्रोडक्शन, जिस पे लिखा हुआ होता है कि बिजनेस जो है, बिजनेस का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसको चलाने वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन है, साथ ही में बिजनेस किस टाइप के नेचर का है, मतलब प्रोडक्ट बेचता है, सर्विसेज देता है, अगर प्रोडक्ट बेच रहा है तो किस टाइप के प्रोडक्ट के साथ डील करता है, और साथ में एक स्टेटमेंट दी गई होती है, एक रिपोर्ट दी गई होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, मतलब ये जो इन्फो है ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, उसकी रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी पेज पर लिखी होती है, ताकि स्टार्टिंग में ना रीडर पढ़ते ही समझ जाए कि किस तरह का बिजनेस है, कौन कर रहा है, कौन सी लोकेशन पर है, वो एक ही नज़र में समझ जाए और उसे सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। और वो समझ सके कि आगे के 30 से 40 पेजेस उसको पढ़ने चाहिए या नहीं। तो यही बताता है इंट्रोडक्टरी पेज। फिर आता है एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, आई लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लेना, सुन लेना ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ। देखो, अब बिजनेस प्लान के अंदर जितनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है एंड तक, उसकी सारी समरी 2 से 3 पन्नों में शुरुआत में ही लिखी जाती है, उसको ही बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। पूरे प्लान का समराइजेशन कर दिया जाता है 2 से 3 पन्नों में। इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके इतने डिटेल बिजनेस प्लान को पढ़ेगा, ठीक है। तो उस केस में वो शुरुआत में ही 2 से 3 पन्नों की बिजनेस समरी पढ़ता है, जिससे उसे बिजनेस का आइडिया मिल जाता है कि कैसा बिजनेस है, प्रोडक्ट क्या है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके क्या टारगेट कस्टमर है, उसका क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसके क्या फ्यूचर प्लान है, ये सारी चीज़ें उसे एक ही नज़र में समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो, ये ना फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 पन्नों में पूरे बिजनेस की समरी लिखी गई होती है। जितनी समरी स्ट्रांग होगी ना, इन्वेस्टर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, और जितनी समरी वीक होगी उसे पता लग जाएगा और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, ठीक है। 2 मिनट में उसे आइडिया मिल जाता है कि मुझे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस यही समरी को देखते हुए उसे समझ में आ जाता है कि उसे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर वो मुझे लगता है कि हाँ बिजनेस इंटरेस्टिंग है, उसे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। आगे इंडस्ट्री की एनालिसिस होती है, मतलब इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। बिजनेस हवा में तो चलता नहीं है, ठीक है, उसको सर्वाइव करना होता है रियल मार्केट के अंदर। तो ऐसे में उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने कस्टमर हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस बिजनेस प्लान के अंदर होती है, ठीक है। एनालिसिस, कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि उसके बिजनेस के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे इन्वेस्टर है ना, वो ये देखेगा जिस इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो, क्या वो ग्रोइंग है या डाइंग है, कंपटीशन उसका कैसा है, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन चेक करी जाएगी कि आप कौन से टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, मतलब किस एज ग्रुप के लोग आपके बिजनेस में इंक्लूडेड हैं, ठीक है, कौन से आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, इंटरेस्टेड है। इंडस्ट्री का प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ देखेंगे, मार्केट का क्या साइज़ है, ये सारी इंडस्ट्री के बारे में जितनी भी एनालिसिस होगी वो इसमें लिखी जाती है। फिर आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसमें बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बिजनेस की फुल कहानी लिखी है। यहाँ से इन्वेस्टर को ये दिखाई दे जाता है कि बिजनेस कितना यूनिक है, वो क्या यूनिक चीज़ सर्व कर रहा है। ये सिर्फ पेज इतना बताता है कि बिजनेस का एक्चुअल आइडिया है क्या, ये जनरल डिस्क्रिप्शन देता है उस पूरे बिजनेस का, ठीक है। आपकी यूनिकनेस के बारे में, आपकी प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में बताता है, बिजनेस के साइज़ के बारे में बताता है कि वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। उसके इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है कि ऑफिस इक्विपमेंट और मैन पावर रिक्वायरमेंट उस बिजनेस में कितनी है। जैसे साइज उसका 400 स्क्वायर फीट है, इक्विपमेंट में उसे एक फ्रिज चाहिए होगी क्योंकि वो ना कैफ़े चला रहा है, और एक जूस मशीन चाहिए होगी, और स्टाफ में उसे 3 कुक चाहिए और एक कैशियर चाहिए, और प्रोडक्ट में ना वो बिल्कुल ऑयल फ्री कुकिंग कर रहा है। तो ये सारी यूनिकनेस आपके बिजनेस के बारे में इसमें लिखी होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ होता है। अब ना इन्वेस्टर आपके प्रोसेस को देखना चाहता है, आप देखना चाहता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बारे में जानना चाहता है कि आप किस मशीन से बना रहे हो, आप कौन से इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो, आपका प्रोसेस क्या है, हाइजीनिक है भी या नहीं भी, और आपको कौन सा सप्लायर माल सप्लाई कर रहा है। ये सारा आता है प्रोडक्शन प्लान के अंदर, ठीक है। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, मशीनरी क्या है, और आपके सप्लायर का
नाम क्या है। फिर आता है ऑपरेशन प्लान, मतलब कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैसे ऑपरेट करते हो, बिजनेस को डेली बेसिस पर कैसे चलाते हो, कैसे टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हो। इसका मतलब कि आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या आपके पास बिलिंग मशीनें हैं, ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है, फिर आपकी लोकेशन क्या है, क्या कोई कॉलेज के एरिया के पास आप कैफ़े चला रहे हो, तो आपके जो गुड एंड सर्विसेज का फ्लो है वो कैसा है, कंपनी के ऑपरेशन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है कि ये कंपनी इतने से इतने घंटे काम करती है और ऐसे ऐसे काम करती है। फिर आपके मार्केटिंग प्लान्स लिखे होते हैं। मार्केटिंग प्लान्स का मतलब कि बिजनेस को मार्केट में कैसे सेल करनी है, लोगों को कैसे पसंद करवाना है, लोग उसे कैसे खरीदे, तो आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे कर रहे हो, उस पर लेबलिंग कैसे कर रहे हो, ब्रांडिंग कैसे कर रहे हो, या फिर आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे प्रमोशन करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, सेलिंग करते हो, बाय वन गेट वन देते हो, या फिर सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हो, इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हो। आपके पूरे मार्केटिंग प्लान के बारे में उसमें लिखा होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लान कि आपको आपके बिजनेस के लिए कितने ह्यूमन की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एचआर की क्या पॉलिसी होने वाली है, जॉब से रिलेटेड कितनी लीव वो ले सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में लिखा होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा होता है कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या है, क्या सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, या सोलो ओनर हो, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब वही हायरार्की लेवल पढ़ा था ना 12th में, हायरार्की लेवल कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ये सारा रिलेशनशिप क्या है, मैनेजमेंट टीम किसके अंडर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में लिखी गई होती है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब अब इसमें ये देखा जाएगा कि बिजनेस कितने रिस्क में है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि एंटरप्रेन्योर कितना स्मार्ट है, वो रिस्क को इग्नोर करता है या नहीं करता, अगर उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो क्या उसके पास बैकअप प्लान्स रेडी है, तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम फेस करेगा बिजनेस फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। जैसे कि सपोज करो उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम और वीकनेसेस, जैसे कि डिमांड कम हो गई, या फिर रॉ मटेरियल के अचानक से प्राइस बढ़ गए, स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें लिखी होती हैं। और साथ ही में उसके कंटीजेंसी प्लान भी लिखे होते हैं। जैसे कि सपोज करो आप कैफ़े चला रहे हो और आपको कल को प्राइस बढ़ जाते हैं वेजिटेबल के, तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव सप्लायर रेडी है, अगर कोई भी स्टाफ छोड़ देता है कल को, क्या आपके पास पार्ट टाइम वर्कर की लिस्ट है, अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या आपके पास ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई होती है। ठीक है, ऑब्स्टेकल एंड रिस्क आपके बिजनेस के ऊपर कितनी है, कितनी प्रॉब्लम और कितने अनसर्टेन लॉसेस आ सकते हैं, वो सब कुछ इसमें होता है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा बताता है कि कितना पैसा आपने लगाया है, कितना कमाओगे, कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितना बिजनेस लॉस करेगा। ठीक है, इन्वेस्टर अब ये देखना चाहता है कि क्या आप फाइनेंशियल कैपेबल हो या नहीं। और बैंक भी लोन तभी देती है जब आप फाइनेंशियल कैपेबल होते हो, आपके फाइनेंशियल प्लान स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। सेल कितनी होने वाली है, एक्सपेंस कितने होने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस कितना होने वाला है। फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका मतलब कब तक बिजनेस करना पड़ेगा जहाँ से वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, कब तक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैश फ्लो प्रोजेक्शन। इसका मतलब अंदर कितना आ रहा है पैसा और बाहर कितना जा रहा है, मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो कितना हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, 2 लाख आ रहा है, आउटफ्लो 1,80,000 जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट 20,000 बच के आ रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, आपके सोर्स ऑफ फंड क्या है, मतलब आप पैसा मतलब उठा कहाँ से रहे हो, खुद की सेविंग लगा रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, या फैमिली इन्वेस्टमेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। फिर आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा एविडेंस फाइल होता है लास्ट में। इसमें वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो बिजनेस प्लान को ना एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देती हैं। अब भाई वो तो कुछ भी मर्जी लिख सकता है ना इसके अंदर, इसलिए अपेंडिक्स लगाया जाता है ताकि ये पता सके ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस परमिशन लेटर होगा, रिकमेंडेशन लेटर होगा, फ्रेंची अप्रूवल होगा, ऐसे बहुत सारे लेटर लगा दिए जाते हैं। फिर मार्केट रिसर्च डेटा भी होता है कि आपने सर्वे के थ्रू कस्टमर से फीडबैक लिया है, मार्केट साइज रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अटैच की जाती है। फिर आपके लीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि आपने शॉप रेंट एग्रीमेंट लगाया है, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी लगाया है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट भी लगाया है, ताकि ये पता लग जाए कि ये जो आपका प्रूफ है, ये जो आपका प्लान है ना, वो बिल्कुल सही है और रियल है। अब बात करते हैं
अब हम हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है डीपीआर। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये क्या होता है और न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब कि जब हम नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं, ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ प्रोडक्ट मिसिंग हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीआर, उसको पढ़ते हैं। डीपीआर मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तरह की रिपोर्ट होने वाली है। किसके बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में। कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो, जैसे आप कैफ़े खोलना चाहते हो या आइसक्रीम का प्लांट लगाना चाहते हो या फिर हनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट को, उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको हम डीपीआर बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक फाइनल डिटेल ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसे ही बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या होता है? एक फाइनल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर सब कुछ होता है, वो भी डिटेल वे में, ठीक है। जब हम 3 तरह की स्टडी कर लेते हैं ना, फिजिबिलिटी स्टडी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाला है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। जब हम 3 तरह की स्टडी कर लेते हैं ना, उसके बाद ही हम डीपीआर बनाते हैं, ठीक है। डीपीआर बनाने से हमें प्रोजेक्ट को क्लियरली समझने में मदद मिल जाती है। जितने भी बैंक हैं, इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, तभी लोन देगी जब उन्हें डीपीआर मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ की तरह काम करता है कि आपका आइडिया जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है, वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब पढ़ने वाले हैं हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। मतलब एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते में कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं। खुद ही इमेजिन करो, आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, फ़ोन बनाना है, ठीक है। अब आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को इमेजिन करते हुए चलो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा आइडिया को जनरेट करने का, ठीक है। अभी ना मार्केट में क्या करेगी कंपनी? झाँक ताक करेगी, लोगों को कौन सा मोबाइल चाहिए, आखिर प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट उनकी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बना सकता है। ऐसे सब चीज़ें ताक झाँक करने के बाद आइडिया को जनरेट करेगी। अभी हम पढ़ के आए हैं आइडिया को जनरेट करने के सोर्सेज भी और टेक्निक्स भी, कि कैसे कैसे आइडिया जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे, नए नए आइडियाज़ को कलेक्ट कर लेगी। उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं अपने बिजनेस को खोलने के लिए। फिर वो आइडिया को स्क्रीनिंग करेगी, टेस्ट करेगी, चेक करेगी। अब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, कौन सा आइडिया सही होने वाला है। देखो आइडिया बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, लोगों को पसंद भी ना आए, मार्केट के हिसाब से फिजिबल भी ना हो। तो ऐसे में जो आइडिया बेस्ट होगा ना, उसको रखा जाएगा, बाकी सबको एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। एक बढ़िया सा आइडिया चूज़ किया जाएगा। जब वो आइडिया आ जाएगा, चलो ऐसे सपोज करो कि ना हम ना ऐसा फ़ोन बनाने के बारे में सोच रहे थे जो पानी में 2 घंटे तक रहने वाला है। तो इसमें ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। प्लस अब कॉस्ट के साथ हम जब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो मार्केट में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ये हमने आइडिया को हटा दिया, हमने दूसरा फ़ोन बनाने के बारे में सोचा जो कि बेस्ट है, वहाँ से वो सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट डेवलपमेंट की कि इसका डिज़ाइन कैसे होने वाला है, फीचर कैसे होने वाला है, किस प्राइस में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने कंसेप्ट तैयार कर लिया। फिर उसकी टेस्टिंग हमने मार्केट में की, मार्केट में लोगों से पूछा कि हमारा ऐसा डिज़ाइन होने वाला है, ऐसे फीचर होने वाले हैं, इस प्राइस में मिलेगा, उनकी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, उनकी नापसंद और पसंद का ध्यान रखा, टेस्टिंग करी, ठीक है। उनसे पूछने के बाद उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, कि प्राइस क्या होगा, हम कैसे बेचने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐड कैसे बनेंगे, कौन से ग्रुप को टारगेट करने वाला है, स्टूडेंट के लिए होगा या वर्किंग पीपल के लिए होगा या गेमर्स के लिए होगा, किसको टारगेट, उसका प्रमोशन कैसे करना है, मार्केट में कैसे बेचना है, कंपनी ये डिसाइड करती है। यहाँ पे ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, टेक्निकल मतलब कि अब ना एक्चुअल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा, इंजीनियर प्रोडक्ट का वर्किंग मॉडल बनाएंगे, मार्केटिंग टीम फाइनल पैकेजिंग बनाएगी, टैगलाइन, फीचर, ब्रांडिंग सब बनाया जाएगा, ठीक है। तो और फिर उसका नाम क्या होने वाला है, XYZ, उसका नाम रखा जाएगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाएंगी, ठीक है, टेक्निकली की जाएंगी कि कैसे कैसे होने वाला है, एक्चुअल में क्या होने वाला है। यहाँ पे करने के बाद जब वो बन जाएगा तो उसे मार्केट में टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा, सिर्फ कुछ ही जगहों पर, जैसे दिल्ली के अंदर और बैंगलोर के अंदर हमने मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया वैलिडेशन के लिए। अब लोगों से हम फीडबैक लेंगे, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सेटिस्फाई हैं, लोग खुश हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जल्दी बैटरी तो नहीं ख़त्म हो रही, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। जब सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा ना, उसकी कमर्शलाइजेशन कर देंगे, मतलब अब पूरी मार्केट के अंदर उसको लॉन्च कर देंगे। पूरे कंट्री या वर्ल्ड में लॉन्च हो चुका है, अब वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया, लोग उसे यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में।
अब बात करते हैं हमारे 7 क्वेश्चन के बारे में। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि फीजिबिलिटी स्टडी किसे कहते हैं और फीजिबिलिटी स्टडी के कंपोनेंट क्या-क्या है। देखो फीजिबिलिटी स्टडी किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट का मतलब यहाँ टाइप से है। टाइप क्या होते हैं स्टडी के, टाइप का मतलब ही कंपोनेंट है। चाहे टाइप आ जाए चाहे कंपोनेंट आ जाए, बात एक ही है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फीजिबिलिटी स्टडी को। अब बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले हम डीपीआर रिपोर्ट बनाते हैं। डीपीआर रिपोर्ट से पहले हम स्टडी करते हैं उस आइडिया से रिलेटेड जिस पर हम वर्क करने जा रहे हैं, जो बिजनेस हम खोलने जा रहे हैं, क्या वो आइडिया सही है। उसी चीज़ के रिगार्डिंग जब हम स्टडी करते हैं ना, चेक करते हैं कि आइडिया प्रैक्टिकल है, प्रॉफिटेबल है, वर्केबल है, इसी के टेस्ट को, इसी की स्टडी को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, बस इस स्टडी को करने से, इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन को करने से ये प्रूव हो जाता है कि हाँ जो आइडिया है ना वो आगे चल के हमें प्रॉफिट देगा और वो प्रैक्टिकल भी है, प्रॉफिटेबल भी है और वर्केबल भी है। उससे हमें ये पता लग जाता है कि अब जो हम पैसा, टाइम, रिसोर्स लगाने वाले हैं ना उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो वेस्ट नहीं होंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो टाइम है, मनी है, रिसोर्स है, उसका लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, और इस स्टडी को करने से हमें ये भी पता लग जाता है कि आइडिया को हमें कैरी करना चाहिए या नहीं। इससे क्या टाइम वेस्ट हो सकता है, क्या पैसा डूब सकता है, क्या जितनी भी मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। ये पूरी स्टडी से एक ही बार में हमें पता लग जाता है। जैसे हम ना एक कैफ़े खोलने वाले थे, कैफ़े की डिमांड ना एरिया में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कॉम्पिटिटर भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर थे और वहाँ पे कॉफ़ी बेच रहे थे। ठीक है, और कॉफ़ी लोग पीना पसंद नहीं कर रहे थे। तो हमें पहले ही पता लग गया अगर हम अपना कैफ़े वहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं और कॉफ़ी बेचना चाहते हैं तो वहाँ के लोग पहले ही नहीं पसंद है वो कर रहे, तो ये आइडिया बकवास है, फिजिबल नहीं है। यहाँ पर टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो हमें पता लग जाता है। हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं ना कि फाइनेंशियली वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, मार्केटिंग उसकी कैसी होगी, कॉम्पिटिटर कैसे होंगे, सारे एक्सपेक्ट पहले ही पता लग जाते हैं फिजिबिलिटी स्टडी से। पहले ही हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ़ायदों के बारे में जो फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद हमें मिलते हैं। अगर हमने फिजिबिलिटी स्टडी की है तो हमारे जितने भी रिस्की डिसीजन होने वाले हैं वो अवॉइड हो सकते हैं। देखो बिजनेस शुरू करना ना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता, यहाँ पे लॉजिक लगते हैं। ठीक है, कि मार्केट में डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना हाई है, पैसा डूब तो नहीं सकता, ये जितने भी रिस्की डिसीजन होते हैं ना वो उनसे बच पाते हैं अगर हमने फिजिबिलिटी स्टडी की होती, क्योंकि फिजिबिलिटी हमें बता देती है कि आइडिया प्रॉफिटेबल है, वर्केबल है या नहीं। दूसरा, ये हमारे गुड डिसीजन मेकिंग में भी मदद करते हैं। वो कैसे, हमें ना पता लग जाता है फिजिबिलिटी स्टडी से कि हमें आइडिया को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। फीलिंग से पता नहीं लग रहा, फिजिबिलिटी स्टडी से पता लग रहा है, डेटा की मदद से पता लग रहा है। हमें डेटा पता लग जाता है कि मार्केट का साइज कितना है, कॉस्ट कितनी लगने वाली है, रिसोर्सेज कितने लगने वाले हैं। तो हमारे गुड डिसीजन मेकिंग को भी सपोर्ट करता है फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट है कि हम जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, बैंक होते हैं, उनको कन्विंस कर पाते हैं। कैसे कन्विंस कर पाते हैं, वो सिर्फ हमारा आइडिया सुन के इंप्रेस हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें ना डेटा चाहिए होता है, नंबर्स चाहिए होते हैं, प्रॉफिट के एस्टिमेट चाहिए होते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड है वो चाहिए होती है। और ये सारी चीज़ें हमें फिजिबिलिटी स्टडी से पता लग सकती है और फिर हम इन्वेस्टर को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर नेक्स्ट है हम फ्यूचर प्लानिंग कर पाते हैं अगर हमने फिजिबिलिटी स्टडी की है, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के बाद आगे करना क्या है, कैसे एक्सपैंड करना है, ये हमें फिजिबिलिटी स्टडी बता देती है। हमें उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना स्टाफ हायर करना है, कौन से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, सेल टारगेट क्या होने वाला है, इन सारी प्लानिंग में हमें फिजिबिलिटी स्टडी मदद करती है। अब बात करते हैं 4 मेन टाइप्स के बारे में। फिजिबिलिटी स्टडी के 4 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले की स्टडी हम बोलते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। अब उसमें से एक जो एरिया है वो है टेक्निकल एरिया। अब टेक्निकल एरिया से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, जैसे उसमें ये सारी चीज़ें चेक करना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी कितनी चाहिए, टूल्स कितने चाहिए, मशीनें कितनी चाहिए, इक्विपमेंट, स्किल, मैन पावर कितनी अवेलेबल है, इन सब की स्टडी हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है या नहीं, मशीनें अवेलेबल हैं या नहीं, स्किल्ड वर्कर मिल जाएगी आसानी से, रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं एक प्रोजेक्ट को एक जगह स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, फिर आता है दूसरे में
मार्केट फीसिबिलिटी मतलब मार्केट एनालिसिस में हम मार्केट के बारे में पूरी स्टडी कर रहे हैं कि कस्टमर की क्या डिमांड है, वहाँ पर कस्टमर का क्या टेस्ट है, ठीक है, कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रोडक्ट उन्हें सस्ता चाहिए या प्रीमियम चाहिए, टारगेट कस्टमर कौन होने वाला है, मार्केट का साइज़ क्या होने वाला है, प्राइस लेवल क्या होने वाला है, ये कस्टमर का जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो बदलती तो नहीं रहती। ये सारी चीज़ों की स्टडी हम बहुत अच्छे से करेंगे कि हम ना सपोज़ करो एक जूस की दुकान खोलने वाले थे, तो वहाँ के लोगों को हम वो देखेंगे वहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या नहीं है, उस एरिया में कोई ऑर्गेनिक जूस की शॉप और है या नहीं है। हम मार्केट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो इसमें करते हैं। फिर आती है फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब इसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसमें कितना पैसा लगने वाला है, और जितना पैसा हम लगाने वाले हैं क्या उससे दुगना प्रॉफिट हमें होगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डबल आएगी, और वो इन्वेस्टमेंट हमें कितने पीरियड के बाद वापस आएगी, मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितने टाइम लग जाएगा उस प्रॉफिट को जनरेट होने में, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, क्या कोई लॉस हो सकता है या नहीं, एक्सपेक्टेड सेल को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना, स्टडी करना, ये सब हम किस में करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस में करते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट एनालिसिस। इन्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है बिजनेस के आसपास के इन्वायरमेंट को स्टडी करना, चाहे बिजनेस का अंदर का इन्वायरमेंट हो, चाहे बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट हो, वो सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट एनालिसिस से पता लगती है कि बिजनेस के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से खतरे हैं, फ्यूचर में क्या चीज़ चेंज हो सकती है, ये सारी स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो 8 क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताना है कि फाइनेंस के वेरियस सोर्स क्या है, मतलब कि अगर हमारे बिजनेस के लिए हमें पैसा चाहिए तो हम कौन कौन से सोर्सेज की मदद से पैसा रेज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, तो उन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी बताना है कि जब उस सोर्स को हम चूज़ कर रहे हैं तो हमने क्यों चूज़ किया है, ऐसे कौन से फैक्टर को हमने मद्देनज़र रखा है, ध्यान में रखा है, जिसकी वजह से हम एक सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, स्टाफ को पेमेंट करने के लिए, डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बिजनेस को चाहिए पैसा। अब वो फंड कहाँ से उठाए बिजनेस, उन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से उठाए, तो ऐसी वो 4 जगहें हैं, ऐसी वो 4 कैटेगरीज है जहाँ से वो फंड को रेज कर सकती है, उसे पैसा मिल सकता है। ऐसे वो 4 सोर्सेज के नाम कौन कौन से हैं, पहला है पर्सनल फाइनेंसिंग, दूसरा है डेट फाइनेंसिंग, तीसरा है इक्विटी कैपिटल और चौथा है क्रिएटिव सोर्स। तो चलिए चारों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, ये चारों है क्या, हम पैसा कहाँ से उठा सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस में पैसा कहाँ से लगता है, पर्सनल फाइनेंसिंग से। पर्सनल फाइनेंसिंग का मतलब हम खुद से, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, खुद से अपने घर वालों की मदद से या खुद से अपनी खुद की सेविंग से एक स्मॉल बिजनेस शुरू करता है, एक स्टार्टअप शुरू करता है, ठीक है। ऐसे में यहाँ से फंड उठाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि वो उसका खुद का पैसा होता है, यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करने की झंझट नहीं होती और इतना प्रेशर भी नहीं होता। तो ये होती है पर्सनल फाइनेंसिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको पढ़ते हैं। पहला है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब जो एंटरप्रेन्योर पैसा कम लगाता है और मेहनत और टाइम और स्किल ज़्यादा लगाता है, ठीक है, अपना मेहनत टाइम स्किल सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बजाय पैसे के, तो उसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी। जैसे एक लड़की है, कपकेक का बिजनेस स्टार्ट करती है, पैसा कम है उसके पास, तो वो क्या करती है, बेकिंग और मार्केटिंग खुद ही कर लेती है, यही उसकी स्वेट इक्विटी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े बिजनेस की, ऑफिशियल बिजनेस की, जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हो गई हैं, पार्टनरशिप हो गई, वहाँ पे ना स्वेट इक्विटी शेयर भी इशू किए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ पर्सनल फाइनेंसिंग में, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड या फैमिली से पैसा उधार ले लिया, भाई ने 50,000 रुपए दे दिए, चल अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और हमने स्टार्ट कर लिया। फिर है बूट स्ट्रैपिंग। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ना थोड़े से रिसोर्सेज थे, थोड़ा सा पैसा था, उसी से हमने बिजनेस चलाना स्टार्ट कर दिया, और अब बिजनेस जो हमें प्रॉफिट कमा के दे रहा है ना, उसको ही हम दोबारा से इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को चला रहे हैं, उससे बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। जैसे कोई कंपनी थी, उसके फाउंडर ने खुद ही डिलीवरी करके पैसा बचाया ताकि ज़्यादा स्टाफ ना रखना पड़े, उसे बोलेंगे बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की। अब अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आता है।
कैसे हम इक्विटी शेयर को मार्केट में इश्यू करके फिर वहाँ से पैसे को रेज करते हैं, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता और पैसा लौटाना नहीं पड़ता, बस बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है ना उसका हिस्सा जिसने पैसा लगाया है उसको मिलता है, वो ओनर कहलाता है। इसमें इन्वेस्टर आपके बिजनेस में ओनरशिप का हिस्सा लेकर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आपको पैसा वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। यहाँ से ना हमें बड़े अमाउंट में फंडिंग मिल जाती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिल जाती है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, सबसे पहला है एंजल इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं, ऐसे वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे अमीर लोग होते हैं जो नए नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये क्या होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो हाई ग्रोइंग स्टार्टअप में अपना पैसा लगाते हैं, इनके पास बहुत पैसा है तो ये किसी कंपनी में लगा देते हैं। तीसरा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब जो कंपनियां होती हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वो मार्केट में, इसको स्टॉक मार्केट में शेयर को इशू करती है और फिर उन शेयर को जनरल पब्लिक खरीदती है, फिर वहां से पैसा मिलता है इस बिजनेस को, ठीक है। उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। फिर हमारा थर्ड तरीका आता है डेट फाइनेंसिंग का। इसमें ना हम सामने वाले से लोन ले रहे हैं और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में जब हम पैसा लौटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही फायदा है, ओनरशिप नहीं जाती दूसरे के हाथ में, ओनर हम ही रहते हैं, फुल कंट्रोल हमारा ही रहता है। जैसे इक्विटी फाइनेंसिंग में ओनरशिप चली जाती थी ना, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता था, वैसे ही डेट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट देना पड़ता है लेकिन ओनरशिप हमारी ही होती है। यहाँ पे ना बैंक ना लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, मतलब बैंक ने एक लिमिट दे दी कि आप इतना पैसा यूज़ कर लो। जैसे आपके बिजनेस को 5 लाख की लिमिट दे दी कि आप 5 लाख यूज़ कर सकते हो, तो जितना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी को आप इमरजेंसी के लिए रख सकते हो, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। फिर आता है ट्रेड क्रेडिट। इसमें क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट में जितने भी सप्लायर होते हैं ना जो हमें सामान भिजवा रहे हैं उनको हम पैसा पे नहीं करते, लास्ट में पे करते हैं, महीने के एंड में हम बोलते हैं चलो अभी उधार दे दो माल, फिर पेमेंट 3 दिन के बाद कर देते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। फिर आता है लीजिंग। लीजिंग का मतलब क्या होता है, मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदने के बजाय जो हम रेंट पर लेते हैं ना, जैसे हमें कोई मशीनरी की ज़रूरत है तो मशीनरी आती है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत सारा पैसे से मशीनरी आती है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको लीज पर ले लिया, मतलब रेंट पर ले लिया, उसे बोलते हैं लीजिंग। फिर आते हैं हमारे बॉन्ड डिबेंचर्स, ये इसको डिबेंचर्स ठीक कर लेना, एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। कंपनी पब्लिक को फिक्स्ड इंटरेस्ट पर बॉन्ड देती है, ठीक है। आप कंपनी हो तो 10% इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड इशू करते हैं, लोग इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में और जब कंपनी को कैश मिल जाता है बाद में उसे इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएटिव सोर्सेज के बारे में, जैसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स। हमने इसमें शुरुआत में ही पढ़ा था, तो हमने ब्लॉक 1 में पढ़ा था, इंक्यूबेटर सेंटर्स बना दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो अपना बिजनेस जैसे रूरल वाली जगहों पर खोलना चाहते हैं ना, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती, तो ट्रेनिंग की फैसिलिटी, ठीक है, फंडिंग की फैसिलिटी और मेंटोरशिप, ठीक है, एक्सपर्ट की एडवाइस, ये सारी चीज़ें इंक्यूबेटर सेंटर देते हैं। तो यहाँ से भी फंड आ जाता है, फंडिंग आ जाती है। फिर होता है क्राउड फंडिंग। अगर आपका आइडिया बहुत मस्त है ना तो आप किसी भी एक वेबसाइट वगैरह पे अपना आइडिया डाल सकते हो, ऐप वगैरह के थ्रू। लोग आपके आइडिया को अगर पसंद करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, तो वो अपने पैसे को डोनेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको सबसे मिल जाता है, उसे बोलते हैं क्राउड फंडिंग। फिर गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प कर देती है, कुछ सब्सिडीज़ दे देती है ना। सब्सिडीज़ की वजह से भी बिजनेस स्टार्ट हो पाता है, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, रूरल स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट पैसा दे देती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमें सोर्स ऑफ फंड, राइट सोर्स ऑफ फंड चुनने में मदद करते हैं। मतलब कंपनी को पैसा कहाँ से उठाना चाहिए, ये किन बातों पर डिपेंड करता है, उन्हीं फैक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट का फैक्टर। ये देख लो कि जिस भी सोर्स ऑफ फंड में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उसको अवॉइड करना है, जिस भी सोर्स ऑफ फंड में कॉस्ट कम लग रही है उसको प्रेफर करना है। सपोज करो कि हमें बहुत लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए, ठीक है। ऐसे में अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हमें बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा एक टाइम पर, लेकिन वहीं पर क्योंकि हमें लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो ऐसे में हम इक्विटी से भी तो पैसा उठा सकते हैं, मतलब शेयर इशू कर देंगे, वो भले ही ओनर बन जाएंगे लेकिन ये हमें सस्ता पड़ सकता है। तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि कॉस्ट जिसमें ज़्यादा आती है वो सोर्स ऑफ फंड हमारे लिए सही नहीं होता, जिसमें कॉस्ट कम आती है वो सोर्स ऑफ फंड हमारे लिए सही होता है, वही प्रेफर करना चाहिए। या फिर दूसरा, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सपोज करो कि हमें ना स्टॉक को बढ़ाना था, ठीक है, हमें ना स्टॉक को ज़्यादा करना था, इसलिए हमें फंड चाहिए थे, लेकिन यहीं पर अगर हम बैंक से लोन ना लेकर ट्रेड क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सप्लायर को हम बाद में पैसा दे देंगे, हम उससे माल मंगवा लेते हैं, तो ऐसे में कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट कम आ रही है तो हमें ट्रेड क्रेडिट का यूज़ करना है, ना कि बैंक लोन का।
फिर आता है सेकंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब आप फाइनेंशियली वीक हो या फिर स्ट्रांग हो। अगर हमारी स्टेबिलिटी हाई है, मतलब हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में ना फंडिंग ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा आराम से अवेलेबल होते हैं। बैंक भी हमें लोन देने को तैयार होती है, एंजल इन्वेस्टर भी पैसा लगाने को तैयार होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी पैसा लगाने को तैयार होते हैं। वहीं पर अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वीक है, तो ऐसे में फंडिंग ऑप्शंस हमारे कम हो जाते हैं, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस ही बचते हैं, जो कि वो महंगे होते हैं। ठीक है, हमें थोड़े बहुत ही ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी कॉस्टली पड़ जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कंपनी की डिसाइड करती है कि उसे कौन से सोर्स ऑफ फंड मिलेंगे। फिर आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के हिसाब से भी सोर्स ऑफ फंड चूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, जैसे कि हमें स्टॉक को बढ़ाना है क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, तो ऐसे में हम ट्रेड क्रेडिट का यूज़ कर सकते हैं ना। अब भाई क्यों बैंक से लोन लेने जाएं ज़्यादा सामान को मंगवाने के लिए, स्टॉक को बढ़ाने के लिए। सप्लायर को ही बाद में पैसा दे देंगे, ट्रेड क्रेडिट का यूज़ कर लेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए हम शॉर्ट लोन ले सकते हैं, और अगर हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो ऐसे केस में डिबेंचर इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो टाइम पीरियड के हिसाब से भी सोर्स ऑफ फंड डिसाइड होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि है ओनरशिप स्ट्रक्चर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस पर हमारा ही कंट्रोल रहे, हम ही ओनर रहें, तो ऐसे में फिर हम शेयर इशू नहीं करेंगे, फिर हम डेट से पैसा उठाएंगे, मतलब डिबेंचर इशू करेंगे, जिससे सारा कंट्रोल हमारे पास होगा, कोई ओनर भी नहीं बन पाएगा और हमारे पास फंड भी रेज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। देखो, सोर्स ऑफ फंड में अलग अलग रिस्क होता है। जितने भी सोर्स ऑफ फंड है उन सब में अपना अपना रिस्क है। ठीक है, तो कंपनी को बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है। अगर वो बैंक से लोन ले रही है और आगे चल के बिजनेस को कोई प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो ऐसे में फिर बिजनेस पैसा चुकाएगी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर वहीं पर वो शेयर इशू करती है तो डिविडेंड ऑप्शनल हो जाता है भाई। अगर वो प्रॉफिट होगा तो ही बटेगा और नहीं होगा तो नहीं बटेगा, तो वो बाद में मुश्किल ना हो। अगर बिजनेस का बहुत हाई रिस्क में है तो ऐसे में लोन लेने से बचा जाए, ऐसे में फिर शेयर इशू किए जाए। तो रिस्क फैक्टर भी डिसाइड करता है हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बी वाले पार्ट की। बी वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बताओ। तो जब हमें कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज को सेट करना होता है ना, तो हमें दो तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एक बिजनेस को दो तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा ही चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये सारे पैसे रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कैपिटल हो गई, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, या खुद की सेविंग हो गई। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक है, जबकि नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पैसों के बजाय होते हैं, पैसों के अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं, जो डायरेक्टली पैसा नहीं होता। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन, वो भी एक रिसोर्स है लेकिन वो पैसा नहीं है, तो ये नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स हैं। ठीक है, जिनका यूज़ किस लिए होता है? बिजनेस को चलाने के लिए। तो सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स में आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है। यहाँ तक कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मशीनें लाकर भी रख देंगे ना 1000, उनको ऑन ऑफ करने वाला भी ह्यूमन होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन एक ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक्टिव रिसोर्स है जो काम करता है, अपनी स्किल लगाता है, अपनी नॉलेज लगाता है, अपनी टाइम लगाता है, अपना हार्डवर्क लगाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाता है। उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं वेंडर। वेंडर का काम क्या होता है? वेंडर जो मैन्युफैक्चर होता है ना, मैन्युफैक्चर और कस्टमर के बीच का ना लिंक होता है। वेंडर क्या करता है? मैन्युफैक्चर के सामान को इधर से उधर करता है, मार्केट में रहता है, ये हमेशा मार्केट की नॉलेज रखता है, फिर मैन्युफैक्चर को बताता है, कस्टमर के फीडबैक को बताता है ये मैन्युफैक्चर को। फिर आते हैं सप्लायर। सप्लायर वो होते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं, जिनका काम ही क्या होता है? टाइम पर क्वालिटी वाला मटेरियल सप्लाई करना। अब बात करते हैं बैंकर की। बैंकर ना वो होते हैं जो हमें फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, साथ ही साथ नॉन फाइनेंशियल सर्विस भी देते हैं। जैसे हमें लोन के प्रोसेस में गाइडेंस दे दी, ठीक है, लोन दे दिया, बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट दे दिया। ये सारे काम कौन करता है? बैंकर करता है। ठीक है, फिर आते हैं कस्टमर। कस्टमर तो भाई भाई किंग है मार्केट का। वो क्या करता है? हमें फीडबैक देता है। अगर कस्टमर हैप्पी तो समझ लो बिजनेस चल गया, अगर नहीं हैप्पी, सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो बिजनेस नहीं चला। कस्टमर फीडबैक देता है और फिर हम अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है किसकी? एक ऑर्गेनाइजेशन के। फिर अब बात करते हैं मेंटरिंग रिसोर्सेज के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे पैसा ज़रूरी है, वैसे गाइडेंस भी ज़रूरी है। ये गाइड करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये हर स्टेज पर काम आते हैं। ये हर स्टेज पे हमें मेंटोर की ज़रूरत होती है, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करना हो, ग्रो करना हो, बिजनेस किसी प्रॉब्लम में फंस गया या एक्सपेंशन करना हो। हर जगह हर स्टेज पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
रेगुलर मेंटरिंग सपोर्ट चाहिए होता है, जो कौन देते हैं, ये एक्सपर्ट्स देते हैं। फिर आते हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज। एजुकेशनल रिसोर्सेज का मतलब एजुकेशन से है, नॉलेज से है, इन्फॉर्मेशन से है। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट का साइज क्या है, कॉम्पिटिटर क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। मतलब एजुकेशन को, स्किल को, नॉलेज को भी एक रिसोर्स की तरह देखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एक बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो ऐसे में बिजनेस का जो डिसीजन है, डायरेक्शन है, वो गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब हम टेंजिबल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे ऑफिस में स्पेस चाहिए ना, अगर स्पेस होगा तभी तो बिजनेस चलेगा। फैक्ट्री स्पेस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बेसिक सी फैसिलिटी जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंटरनेट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ चाहिए। और ये सारी चीज़ किस में आती है, फिजिकल रिसोर्सेज में आती है। तो ये नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्टार्टअप के ऊपर है। स्टार्टअप के बारे में बताना है, ठीक है। इंडिया में स्टार्टअप ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के मेजर्स बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें एक ही साथ डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले ना स्टार्टअप जो टर्म है ना, उसको ही समझते हैं, स्टार्टअप क्या होता है। देखो, जब हम नया बिजनेस खोलने की स्टार्ट करते हैं ना, वो भी इनोवेशन के साथ, उसे ही बस स्टार्टअप बोलते हैं। एक नया बिजनेस जो किस पे बेस्ड है, इनोवेशन पर बेस्ड है, वही क्या कहलाता है, स्टार्टअप कहलाता है, ठीक है। स्टार्टअप का गोल ही होता है कोई नया आइडिया या फिर नया प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस को बेहतर करके मार्केट में प्रेजेंट करना, वही होता है स्टार्टअप। लेकिन स्टार्टअप की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन को समझते हैं। अभी तक सिंपल इतना समझ लो, स्टार्टअप का मतलब कोई नया बिजनेस खोलना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बोलूँ, पहले हम टैक्सी टैक्सी करते रहते थे, लेकिन आज हमने इनोवेशन के साथ टैक्सी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू हम इजीली टैक्सी बुक कर सकते हैं, है ना। पहले हमें मार्केट में जाना पड़ता था सामान को खरीदने के लिए। आज इतने फूड डिलीवरी इतने ज़्यादा फास्ट हो गए हैं कि घर बैठे बैठे सामान आ जाता है। तो यहाँ पे भी एक इनोवेशन है। तो नया बिजनेस किसके साथ, एक इनोवेशन के साथ, वही स्टार्टअप कहलाता है। अब इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। देखो, जो एक कंपनी होती है, जब एक कंपनी को खोला जाता है तो उसको रजिस्टर करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें आरओसी जाना पड़ता है ना। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, आरओसी में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो जिस दिन से कंपनी को रजिस्टर करवाया, उस दिन से लेकर 10 साल तक हम एक बिजनेस को स्टार्टअप ही मानते हैं, ठीक है। अगर उस स्टार्टअप का जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब साल में वो अगर 100 करोड़ से ऊपर कमा रहा है, तो फिर वो स्टार्टअप नहीं है। और 100 करोड़ के अंदर कमा रहा है, तो फिर वो स्टार्टअप कहलाएगा, उस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देखो, इन बिजनेस का ना पर्पस ही यही है, मकसद ही यही है कि एक नया आइडिया क्रिएट हो, साथ ही साथ हम पुरानी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए। इसे ही हम बोलते हैं स्टार्टअप। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। देखो, जब स्टार्टअप हुआ है ना, इसका मतलब कोई इनोवेटिव बिजनेस मॉडल ही मार्केट में आया है। मतलब वो किस पर बेस्ड है, इनोवेशन पर बेस्ड है। वो नई सोच के साथ आए हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट है, उसे ही बोलते हैं इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो स्टार्टअप होते हैं वो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल होते हैं, इनोवेशन के साथ मार्केट में कदम रखते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर। ये जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू कमाना चाहते हैं और कस्टमर, मार्केट साइज सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं। तो इनका मेन फोकस ग्रोथ ही होती है। ये अर्ली स्टेज में ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब अब ये शुरुआत में ऑपरेट कर रहे हैं, नई नई कंपनियां हैं, स्टेबल नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, ठीक है। फिर है कि देखो, जो स्टार्टअप होते हैं, इनका काम ही होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। जब एक स्टार्टअप शुरू हुआ है तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमी बूस्ट होगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और वेल्थ भी क्रिएट होगी। तो ये सारे फीचर होते हैं एक स्टार्टअप के। अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस क्या? देखो, स्टार्टअप का आइडिया सोचो तो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं। जितने नए आइडियाज़ होते हैं उतनी मुश्किलें होती हैं, उतने ही चैलेंजेस आते हैं। उन्हीं चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ फाइनेंस। शुरुआत में स्टार्टअप के पास उतनी कैपिटल नहीं होती और उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। और उस समय बैंक भी हेजिटेट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्की समझकर लोन देने से मना कर देती हैं। और शुरुआत में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, ये भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। ये तभी इन्वेस्ट करते हैं जब आपका आइडिया बहुत ज़्यादा पक्का है, प्रूव हो चुका है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आगे चल के प्रॉफिट देने वाला है। तो शुरुआत में ना स्टार्टअप शुरू करने से पहले फाइनेंस की कमी पड़ती है, फाइनेंस की दिक्कत फेस करने को पड़ती है। दूसरा आता है पुअर रेवेन्यू जनरेशन। पुअर रेवेन्यू जनरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब
शुरुआत में हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट किया है, तो उस समय ना खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमें एक ऑफ़िस का रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, मार्केटिंग करनी है, टेक्नोलॉजी भी करनी है, ऐप की भी मेंटेनेंस करनी है। तो ऐसे में शुरुआत में इनकम भी नहीं होती, कस्टमर कम है, शुरुआत में सेल्स बहुत स्लो चल रही है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इनकम बहुत ज़्यादा लो है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस समय रेवेन्यू जनरेशन भी पुअर हो रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने कम पैसों के साथ इतने सारे एक्सपेंसेस को कैसे उठाएँ। फिर आता है लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल का मतलब होता है कि हमारे पास ना शुरुआत में ना बहुत स्किल्ड पीपल नहीं होते, क्योंकि इन सबको पे करने की हमारी मतलब हम पे नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास शुरुआत में फाइनेंस की कमी होती है। अगर हमें डेवलपर रखने हैं, स्किल्ड मार्केटर रखने हैं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की हमें ज़रूरत है, तो इन सब को हाई सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि स्टार्टअप अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे पास स्किल्ड पर्सनल भी नहीं होते। फिर आता है इनइफेक्टिव मार्केटिंग प्लान। इसका मतलब क्या? स्टार्टअप का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, सपोज करो स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन अभी शुरुआत में किसी को पता नहीं है, वो इतना मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, अपनी पहचान नहीं रखता। तो ऐसे में मार्केटिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास शुरुआत में पैसा नहीं है, तो हमारे प्रमोशन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हमारे मार्केटिंग प्लान प्रॉपर नहीं होते, बजट कम होता है, सोशल मीडिया पे ऐड नहीं चलवा सकते, ब्रांडिंग नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे हमारा मार्केटिंग प्लान बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाता है। ये भी एक चैलेंज है। फिर आता है बिजनेस प्लान का पुअर होना। देखो, शुरुआत में हम एक्सपीरियंस बंदे नहीं हैं, ठीक है, हमारी प्लानिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली, बजट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मार्केट की डिमांड को समझने में दिक्कत आ सकती है, फ्यूचर रिस्क को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है, जिस वजह से हमारी जो प्लान है वो पुअर बनता है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि फेस करने पड़ते हैं एक स्टार्टअप को। अब बात करते हैं कुछ मेजर्स के बारे में। मेजर्स का मतलब वो तरीके जिसके थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को। ऐसा कौन कौन से तरीके हैं, मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं स्टार्टअप्स के लिए? तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी है। जैसे कि शुरुआत में ना उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो वो उतना ऑफिस का रेंट नहीं दे पाते, स्पेस नहीं खरीद पाते, लैब्स नहीं होते, कंप्यूटर नहीं होते, इंटरनेट नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो ये सब की जिम्मेदारी कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड करवाती है किसको? स्टार्टअप्स को। क्योंकि देखो, ये क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, इकोनॉमी डेवलपमेंट करेंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है और इंक्यूबेटर सेंटर्स होते हैं, इंक्यूबेटर सेंटर का भी काम क्या होता है? फंडिंग देना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, स्किल्स को पॉलिश करना। तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने का काम, फंडिंग देने का काम, मेंटोरशिप, गाइडेंस, ये सब इंक्यूबेटर सेंटर देते हैं। तो गवर्नमेंट और इंक्यूबेटर मिलकर फ्री या सब्सिडाइज स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफिस स्पेस, जहां पर वो लोग मिलकर काम कर सके। कंप्यूटर लैब, मीटिंग रूम प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फैसिलिटी जितनी भी होती है वो अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपको एक ऐप डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए आपके पास ऑफिस नहीं है, बजट नहीं है, तो ऐसे में आईआईटी दिल्ली इंक्यूबेटर जो होगा या फिर टी हब हैदराबाद जो होगा, वो आपको सस्ता ऑफिस, लैब, मेंटोर जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंट। शुरुआत में उतना पैसा नहीं होता एक स्टार्टअप के पास, ठीक है, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आती है फंड्स की। तो ऐसे में सरकार आती है सामने और सरकार कहती है कि हम मदद करेंगे। उसने ऐसी बहुत सारी स्कीम बना रखी है जिसके थ्रू वो लोगों को स्टार्टअप के लिए फंड प्रोवाइड करवाती है। उन स्कीमों का क्या नाम है? क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टैंड अप इंडियन लोन स्कीम। और उसके बजाय भी एक स्टार्टअप को पैसे मिलते हैं अपनी फैमिली, फ्रेंड से, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट से, ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। थर्ड है मेंटरिंग सपोर्ट। इसका मतलब क्या? शुरुआत में ना स्टार्टअप वाले जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनके पास ना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे में बिजनेस को सही तरीका समझाते हैं मेंटोर्स, इंडस्ट्री की नॉलेज देते हैं मेंटोर, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है बताते हैं मेंटोर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे बेस्ट किया जाए ये भी कौन बताता है? मेंटोर। तो ऐसा सब सपोर्ट भी एक स्टार्टअप को दिया जाता है मेंटोरिंग सपोर्ट का गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अगर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ऐसा टेक्निकल काम कर रहा है ना, तो उस केस में R&D मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बना रखी है, तो जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन का मतलब स्कूलों में ऐसे लैब प्रोवाइड करवाए जाते हैं जहाँ से वो बच्चा रोबोटिक की, AI की, कोडिंग की नॉलेज ले सकता है।
PRISM की स्कीम के तहत जो हमारे दिमाग में आइडिया होता है ना कि बहुत बढ़िया आइडिया, साइंटिफिक आइडिया, अब इसको हम कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये वाली स्कीम आ रखी है। फिर जितने भी इनोवेशन सेंटर होते हैं जो हमारी इनोवेशन में टेक्निकल नॉलेज देने में मदद करते हैं, और इनसे एक और ज़्यादा स्टेप ऊपर हाई टेक्निकल नॉलेज देने के लिए मदद करते हैं रिसर्च पार्क, ठीक है। इनोवेशन सेंटर वो सेंटर होते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वहाँ पर, रिसर्च टूल, मशीन, एक्सपर्ट सब अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। वहीं पर रिसर्च पार्क क्या होता है? रिसर्च पार्क क्या है? एडवांस R&D है, ठीक है, जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च सपोर्ट दिया जाएगा आपको। आप हाई टेक लैब का यूज़ कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करा जा रहा है सरकार के द्वारा ताकि स्टार्टअप अपना बिजनेस खोल सके। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए, पॉलिसीज़ बनाई गई, स्कीम बनाई गई, ऐसे बहुत सारे जितने भी स्टार्टअप थे उनको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था ताकि हम स्टार्टअप को सपोर्ट कर सकें। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, एंटरप्रेन्योर को इंकरेज किया जाए नए बिजनेस को करने के लिए, जिससे मार्केट में नई जॉब क्रिएशन हो और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 में लिया गया था। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव भी बता दिए कि स्टार्टअप इंडिया को स्टार्ट ही इसलिए किया गया था ताकि स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा सके, उन पे शुरुआत में बर्डन ना आए, वो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, उनके पास फंड ईजिली अवेलेबल हो, सपोर्ट भी अवेलेबल हो, राइट गाइडेंस हो, और साथ ही साथ जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग इनोवेशन के साथ आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब फैमिली बिजनेस किसे कहते हैं, और फैमिली बिजनेस को करते वक्त इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैमिली बिजनेस क्या होता है। तो फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें जो ओनरशिप है, ओनरशिप है ना, और कंट्रोल है और मैनेजमेंट है, वो किसके हाथ में है? फैमिली मेंबर्स के हाथ में है। इसमें फैमिली के 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं, जैसे कोई पेरेंट्स हो गए या फिर उनके बच्चे हो गए या हस्बैंड वाइफ हो गए या ब्रदर या सिस्टर हो गए। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं फैमिली के, उसे बोलते हैं फैमिली बिजनेस, जिसमें सब कुछ चाहे ओन करना हो, मैनेज करना हो, कंट्रोल करना हो, किसके हाथ में होता है? फैमिली के हाथ में होता है, उसे ही बोलते हैं फैमिली बिजनेस। इनका पर्पस ही क्या होता है? फैमिली के लिए इनकम बढ़ाना, बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को दे देना। उनके बच्चे होंगे वे बिजनेस उसमें चला जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे वो संभाल लेगी बिजनेस, फिर उनके बच्चे होंगे वो बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ही फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो ओन बाय फैमिली मेंबर मतलब जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में? फैमिली के लोगों के हाथ में है। मैनेज कौन कर रहा है? मेंबर ही बिजनेस को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 और 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एक फैमिली की। ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, आगे तक सोचते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर फोकस करते हैं, ठीक। इसलिए ये अलग अलग सेक्टर में कदम रखने की सोचते ताकि ये लॉन्ग टर्म ग्रो कर सके, ठीक है। ये ना बिजनेस फैमिली वाले चला रहे हैं, इसलिए ट्रस्ट और वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है। फैमिली बिजनेस में ट्रस्ट होती है, यूनिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, फैमिली बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, जो फैमिली बिजनेस होती है ना वो इकोनॉमी को डेवलप कर रही है। वो कैसे? फैमिली फार्म ना ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर को कवर कर रही है, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, ट्रेड सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करने में लगे पड़े हैं, टैक्सेस को पे कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। जैसे टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, अदानी ग्रुप हो गया, बजाज ग्रुप हो गया, ये सब क्या कर रहा है? इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। ये फैमिली बिजनेस की तो एग्जाम्पल है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नई नई फैक्ट्रीज, प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करना। ये बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और नई नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं। जैसे टाटा ने की थी स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, बिरला ग्रुप ने की थी टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम, फिर सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये हर सेक्टर में अपने कदम जमाते हैं और ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते जा रहे हैं, बढ़ावा देते जा रहे हैं। फिर ये सोसाइटी की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में। इससे हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है। जैसे टाटा ग्रुप हॉस्पिटल हो गए, इससे क्या हो रही है? सोसाइटी तो डेवलप हो रही है। फिर ये बिजनेस की डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं।
ये ना बिज़नेस की भी डेवलपमेंट करते रहते हैं, जितने भी सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयी के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस स्टेबल रह सके, चल सके, ठीक है? जैसे डाबर हो गया, गोदरेज हो गई, ऐसे फैमिली कंपनी बिज़नेस डिकेड्स से चलते आ रहे हैं और जब ये अपने रिलेशन सबके साथ स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तभी ये बिज़नेस स्मूथली लॉन्ग टर्म तक चल पाते हैं। तो इससे बिज़नेस की भी डेवलपमेंट होती है, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं किसके? फैमिली बिज़नेस के, जिससे सोसाइटी भी, इकोनॉमी भी, इंडस्ट्री भी, बिज़नेस भी सब डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में जो फैमिली बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आता है लिमिटेड टैलेंट। वहाँ पे टैलेंट की कमी होती है क्योंकि जो मोस्टली मैनेजमेंट रोल होते हैं वो मेंबर पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। हर मेंबर काबिलियत रखता हो ये ज़रूरी तो नहीं ना, हर फैमिली मेंबर स्किल्ड नहीं होता और बाहर से कभी कभी टैलेंटेड आउटसाइडर को हायर ही नहीं किया जाता। इस वजह से वहाँ पे टैलेंट की कमी रह जाती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो, फैमिली मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? मिसेस बोल रही है ये वाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। वहीं पर मिस्टर बोल रहे हैं अरे नहीं, अगर इसमें पैसा लगाया तो ये डूबेगा ही डूबेगा, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया लग नहीं रहा। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आता है इनोवेशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा है। देखो हुआ क्या, अब देखो बिजनेस इतने डिकेड्स से चला आ रहा है तो हर एक चीज़ पुरानी फॉलो हो रही है। कभी कभी क्या होता है ना, ओल्ड जनरेशन ट्रेडिशनल तरीके ही काम में लाए जाते हैं, नए आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। कभी कभी बिजनेस ना नई ट्रेंड को, नई टेक्नोलॉजी को फॉलो ही नहीं करता, इनोवेशन आने ही नहीं देता। तो ये भी एक चैलेंजेस है। बाइस्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग बाइस्ड होते हैं, मतलब इमोशनल पे बेसिस होते हैं। यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लॉजिक नहीं लगाया जाता क्योंकि सब फैमिली मेंबर हैं। एक टैलेंटेड नॉन फैमिली एम्प्लॉय था, उसको तो प्रमोट किया नहीं, उसको तो प्रमोशन दिया नहीं, वहीं पर इन एक्सपीरियंस्ड फैमिली मेंबर था, उसको टॉप पोजीशन दे दी। गलत बात है ना। तो यहाँ पे ऐसे में डिसीजन जो होते हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कि भाइयों बहनों में झगड़े हो जाते हैं, कंट्रोल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाते हैं। अभी सब भाइयों को, सब बहनों को ना अपना हक चाहिए, बिजनेस में हिस्सा चाहिए। ऐसे में जेलेसी के चलते, ईगो के चलते डिसीजन मेकिंग में इशू क्रिएट हो जाता है। जैसे कि रिलायंस ग्रुप स्प्लिट हुआ था ना, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो फैमिली बिजनेसेस को ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अजी हाँ 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 हाँ, मैंने 10 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन ये बोनस के तौर पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो भी एंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद इसके रोल को समझेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये कौन से रोल प्ले कर रहा है, फिर इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है इस एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए। तो ये है क्या, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब स्मॉल बिजनेसेस के बारे में बात हो रही है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगी है, कम पैसे के साथ उसको शुरू किया गया है, उसमें कम ही एम्प्लॉयज़ हैं और कम ही प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो प्रोड्यूस भी कम ही करने वाली है। तो ऐसे स्मॉल बिजनेसेस को क्या बोलते हैं? हम MSMES बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एंटरप्राइज में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, तभी तो गवर्नमेंट इसके बेनिफिट आपको दे पाएगी। तो अगर आप इसमें रजिस्टर ही नहीं हो, आपने लिंक ही नहीं करवाया अपने आप को, तो ऐसे में गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देती है। ये ना बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे लार्ज लेवल का काम नहीं करते। यहाँ पे मशीनें इतनी हैवी नहीं होती, काम करने वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं होते, बेसिक लेवल की मशीनों के साथ काम किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई भी बुटीक खोल लिया किसी लड़की ने, ठीक है, और इसमें रजिस्टर करवा दिया, तो उसका एंटरप्राइज क्या कहलाएगा? MSMES के अंदर उसका एंटरप्राइज आएगा। ठीक है, और आपको पता है इससे ना बहुत फ़ायदा है, ये ना बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि ना यहाँ पे 90% से ज़्यादा बिजनेस MSME में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की दोनों की ही डेवलपमेंट में मदद करता है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, पापड़ मेकिंग का, बेकरी का, स्मॉल फैक्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं और ये सब इसी एंटरप्राइज का हिस्सा हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, अब एक ने अपना एंटरप्राइज खोला, एक ने बुटीक खोला, उसमें 25 लोगों को काम मिल गया, फिर दूसरे ने भी खोल लिया, दूसरे ने भी खोल लिया, दूसरे ने भी खोल लिया, ऐसे 25 भले ही ये स्मॉल लेवल पे हो रहा है, लेकिन ऐसे करके बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट रेज हो पा रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पा रही है, लोगों को यहाँ से रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, फिर आता है ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करती है। अब कैसे प्रमोट करती है? छोटे पैसे में भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे के साथ भी, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, कम एम्प्लॉयज़ के साथ भी अपना बुटीक खोल सकते हैं। एक बॉयज़ ने ना अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल ली, एक गर्ल ने अपना बुटीक खोल लिया, ये इसके अंदर रजिस्टर करवा लेंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रही है कौन? ऐसी एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब ये रूरल की भी डेवलपमेंट करती है। रूरल की डेवलपमेंट कैसे? स्मॉल में बहुत सारी फैक्ट्रीज, वर्कशॉप लगाकर लोकल लोगों को
लोकल लोगों को जॉब्स दी जाती है। ग्रामीण एरिया में पापड़ का, अचार का, अगरबत्ती का बिज़नेस किया जाता है, तो उससे रूरल एरिया जो है वो भी डेवलप हो रहा है, वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है, ठीक है? वो भी इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और आपको पता है ये जो एंटरप्राइज़ है जीडीपी में भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है, 30% से प्लस का कंट्रीब्यूशन दे रही है। हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, इंडस्ट्री, ऐसी सब चीज़ों में लोग लगे पड़ रहे हैं, जिससे जीडीपी भी बढ़ रही है, ठीक है? तो ये सारे फ़ायदे होते हैं किसके? एक ऐसी एंटरप्राइजेज़ के। अब बात करते हैं इसके क्या रोल हैं, ठीक है? ये एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप कर रही है। तो सबसे पहला, ये ना एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रही है। एक लड़की ने अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट किया है, एक लड़के ने अपनी मोबाइल की शॉप स्टार्ट की है, तो क्या उन्होंने पहले वो अपॉर्चुनिटी को मार्केट में देखा होगा, ठीक है? एक प्लेटफॉर्म दिया है ऐसे एंटरप्राइज ने, ईजी प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग कम इन्वेस्टमेंट में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ने किसकी वजह से किया था? इसकी वजह से किया था, ताकि इसके चलते इनको बेनिफिट भी मिले, ठीक है? और ये एंटरप्रेन्योर भी बन पाए, सक्सेसफुल भी हो पाए। तो इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली, तो ये एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, ऐसे कल्चर को भी बढ़ावा देती है जहाँ पर बिजनेस हो रहा है, ठीक है? जब एक एरिया में ऐसे एंटरप्राइज बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बिजनेस कल्चर बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं। अब एक कॉलोनी थी, 4 टेलर थे उसमें, तो 5वां अपने आप बुटीक खोल लेगा अपना कि जब 4 लोग कमा रहे तो मुझे भी कमाना चाहिए, ठीक है? एक दूसरे को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियलाइज इन्वेंशन। इसका मतलब क्या कि वो जो इनके दिमाग में आइडिया चल रहा था वो मार्केट में ला पाते हैं, ये लोग इनोवेशन को मार्केट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। एक स्टूडेंट था, उसने इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाने का आइडिया सोचा था, अब क्योंकि उसे पता था MSME जैसी एंटरप्राइजेज हैं उसके रिगार्डिंग हमें हेल्प मिल सकती है, तो उसने स्मॉल यूनिट से शुरू कर दिया, आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ये इनोवेशन को भी इंकरेज करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि हमेशा नए तरीकों के बारे में, नई डिज़ाइन के बारे में, नई टेक्निक्स के बारे में हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो हमारा भला करेंगी। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में जो इसको प्रमोट करते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, लोन देती है, क्रेडिट देती है कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो ताकि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सके। विदाउट कोलेट्रल देती है, मतलब आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाने की ये सब की ज़रूरत नहीं है। आपको मुद्रा लोन के थ्रू ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिसके थ्रू आपको 10 लाख तक का अमाउंट बिना कोलेट्रल के मिलता है, तो ऐसे में आपको फाइनेंशियली मदद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। गवर्नमेंट ना ऐसे एंटरप्राइजेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन अडॉप्ट कराने में मदद करती है, उन्हें सब्सिडी देती है, ठीक है? फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि वो नई नई मशीनें इंस्टॉल कर सके, मॉडर्न मशीनों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ऐसे सब्सिडीज देती है अपग्रेड करने के लिए नई नई मशीनों को, ठीक है? फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइज खोले, अपना बिजनेस करें, इसके चलते वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, ठीक है? शॉप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ऐसे कॉमन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। कुछ एरिया को स्पेशल जोन घोषित कर देती है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है आपके। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत शोर हो रहा है हमारी गली में, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट खत्म कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ना 2 पॉइंट से मर्ज करके बनाया है। मार्केट सपोर्ट एक 5th पॉइंट है, एंड 4th है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग देने का काम भी गवर्नमेंट करती है। ऊपर से 5वां पॉइंट है मार्केट सपोर्ट भी देती है, मतलब उनके सामान को जो बना है ना उनको बिकवाने का काम भी करती है। मैंने वन शॉट में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को पहले तो क्लस्टर में ग्रुप बना लेती है, ठीक है? लोगों के ग्रुप बनाती है जो लोग करना चाहते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग के साथ फंडिंग देती है, उनके काम से प्रोडक्शन करवाती है, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करती है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स खोले हुए हैं उसने, टेक्नोलॉजी सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ से बहुत सारी मदद मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलती है। उसके बाद जब उनका प्रोडक्शन होता है उसे बिकवाने का काम भी करती है, मार्केट सपोर्ट भी दे रही है, उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का काम, उनके प्रोडक्ट को बेचने का काम इंटरनेशनल मार्केट में फेयर के थ्रू, एग्जीबिशन के थ्रू भी करवाती है। तो ये सारे सपोर्ट वो कौन देती है? ऐसे एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट देती है। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी है आज इस एक वीडियो को बनाने में, बहुत सर दर्द हो गया है। बाकी आपका पेपर अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, किसी की मेहनत का फल दे दिया करो यार, तुम्हारे हाथ में फल है, तुम देते क्यों नहीं हो? टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।